लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज से हम अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 करते हैं स्टार्ट। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहली यूनिट। पहली यूनिट है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। जो जनरल कॉन्टैक्ट जो जनरली इसके बारे में जानकारी मिलती है पार्टनरशिप की, वो पहली यूनिट के अंदर दी गई है। ठीक है ना। अब समझिए पार्टनरशिप आई कैसे, क्यों आई। सबसे पहले थी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में जहाँ का मतलब ये था कि एक ऐसी बिजनेस जो सिर्फ एक बंदा चलाता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसा आपने देखा होगा, आप इनको जानते ही होंगे, जेठालाल गड़ा को, गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, सबको पता है ना। यह है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों? क्योंकि ये अकेले एकलौते ही हैं जो पूरी की पूरी दुकान को चलाते हैं। ठीक है ना। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसमें एक जेठालाल गड़ाई है जो पूरी की पूरी दुकान की ओनर है, वे ही दुकान को चलाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन है उन्हें ही सोल्व करने के लिए पार्टनरशिप बनी है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन क्या थी। सोल प्रोप्राइटरशिप तो मैं बता चुका कि जब एक बंदा बिजनेस करता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। उसकी कुछ लिमिटेशन थी जिन्हें सोल्व करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट बना। देखते हैं क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले लिमिटेड स्कोप ऑफ राइजिंग कैपिटल। कि कैपिटल पे स्कोप है, राइजिंग कैपिटल पे स्कोप होने का मतलब ये है, समझिए एक सेकंड। राइजिंग कैपिटल पे स्कोप होने का मतलब है, देखो एक जेठालाल है, इसकी गराई इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो जितनी भी गराई इलेक्ट्रॉनिक्स को कैपिटल की जरूरत होगी वो कौन ला के देगा? जेठालाल ही तो ला के देगा। एक बंदा है, उसकी खुद की एसेट है, वहां से तो वो लाएगा, खुद की वेल्थ है, खुद की एक गुड पैसे है उसके पास खुद की कैपिटल है। तो यहाँ पे कैपिटल लिमिटेड है, सिर्फ जेठालाल ही गराई इलेक्ट्रॉनिक्स में डालेगा। कि आप भी डाल दोगे? नहीं डालोगे ना, आपको कोई मतलब ही नहीं उसकी दुकान से। तो वही कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ एक ही बंदा रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो इसलिए एक बंदा ही कैपिटल लाता है। और क्योंकि एक ही बंदा कैपिटल लाता है इसलिए यहाँ पे कैपिटल पे लिमिटेशन रहती है, कैपिटल कम ही आ पाती है। तो लिमिटेड स्कोप ऑफ राइजिंग कैपिटल, लिमिटेड स्कोप ही है क्योंकि एक ही बंदे से हम कैपिटल मंगा सकते हैं, सिर्फ जेठालाल से ही कैपिटल मंगा सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। तो पहला है लिमिटेड स्कोप ऑफ राइजिंग कैपिटल, दूसरा है लिमिटेड साइज एंड स्कोप। देखो सही बात, सिंपल बात समझो। जब अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगी तो आप एक्सपांड कैसे करोगे अपना बिजनेस? सोचना लॉजिकली, क्योंकि आपके पास अगर कैपिटल ही नहीं होगी तो आप एक्सपांड ही नहीं कर पाओगे बिजनेस। तो वही सेकंड पॉइंट उसी से जनरेट हो रहा है, क्योंकि जब स्कोप है राइजिंग कैपिटल पे तो इसलिए लिमिटेड स्कोप आ रहा है उसके स्कोप, उसके साइज पे, बिजनेस के। क्योंकि अगर जेठालाल के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी ब्रांच कहाँ से लाएगा बताओ? एक दुकान चल रही है उसकी, उसके पास अगर कैपिटल ही नहीं है एक्स्ट्रा, तो और किसी से बोले नहीं सकता क्योंकि यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिर्फ एक ही बंदा कैपिटल डालता है जो कि उसका ओनर होता है दुकान का। तो एक सेकेंड, अरे जा भाई। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, तो उसका मतलब ये है क्योंकि एक ही बंदा वहाँ का ओनर होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा ओनर होता है, इसलिए उसके भी लिमिटेड कैपिटल होती है। जो जेठालाल के पास पैसा है सिर्फ वही लगा सकता है। अब उसे अगर एक और मान लो ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी ब्रांच खोल ली है, एक और ब्रांच खोल ली है अगर उसे ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिट्टो, तो उसे डबल पैसा चाहिए। अब वो पैसा लाए कहाँ से? वो तो एक सिंगल है, वो तो इसी दुकान को चलाना भारी पड़ रहा है उसे आज के टाइम में। तो सिंगल ओनर के पास कैपिटल की बहुत दिक्कत रहती, तो एक तो कैपिटल का इशू था, इसी वजह से उसको इसका स्कोप जो था वो भी लिमिटेड ही था, एक ही दुकान तक रह पा रहा है, अपना लिमिटेड स्कोप कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास एडिशनल कैपिटल ही नहीं है जिससे वो अपना स्कोप बढ़ा सके। तो ये दो लिमिटेशन थी, और ये दो लिमिटेशन है अलग। आप पहले ये दो समझो, इन दो लिमिटेशन को सोल्व करने के लिए बनी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्योंकि आप दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर अपना बिजनेस कर लेते हो, तो उस केस में जब दो बंदे रहेंगे या चार बंदे रहेंगे तो चारों से पैसा आएगा। चारों से पैसा आना कहीं ना कहीं एक से आने के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही पैसा आएगा ना। तो इसलिए वहां पे स्कोप बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे मनी ज्यादा मिल सकती है एज अ कम्पेयर टू सोल प्रॉपर्टी। यहाँ तो सिर्फ जेठालाल ला के देगा। मान लो जेठालाल के साथ आप भी कर रहे हो, अपनी पार्टनरशिप कर रहे हो। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जब दो या दो से ज्यादा बंदे आकर साथ में बिजनेस करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। तो जब जेठालाल के साथ आप भी आगे बिजनेस करोगे तो आप कुछ पैसा आप डालोगे, कुछ जेठालाल डालेगा, तो वो एक दूसरी अपनी ब्रांच खोल सकता है पार्टनरशिप पे। लेकिन आप अभी कह दो जेठालाल से कि अपनी गराज इलेक्ट्रॉनिक्स की एक और वो ब्रांच खोल दो, तो कहाँ से खोलेगा बेचारा? अभी तो उसके पास पैसे ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में राइजिंग कैपिटल की एक लिमिट थी, जिसकी वजह से उसका साइज एंड स्कोप भी कहीं ना कहीं लिमिटेड रह जाता था, क्योंकि जब कैपिटल ही नहीं होगी तो आप एक्सपांड ही नहीं कर पाओगे। इसलिए इन लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए बनी पार्टनरशिप। इन लिमिटेशन का समाधान करा पार्टनरशिप ने, इसलिए आया पार्टनरशिप एक्ट। कि भाई पार्टनरशिप करके एक चीज है जो इन समस्या को सॉल्व करती है। ठीक है ना, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप नहीं होती तो फिर बिजनेस एक्सपांड ही नहीं कर पाएगा आज के टाइम पे कोई। कि सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ तक एक्सपांड हो जाएगी भाई? एक शॉप रहेगी से ज्यादा, दो शॉप कर लेगा,
लेकिन अगर बड़े लेवल पे बिजनेस सोचना है तो वहां पर तो ज्यादा कैपिटल लगेगी, और ज्यादा कैपिटल के लिए ज्यादा बंदे चाहिए, क्योंकि एक बंदे के पास इतनी कैपिटल नहीं होती। हर कोई अंबानी जी नहीं है इंडिया में। तो हम सबके हिसाब से बना रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप एक्ट जो है ना वो सबको सोच के बना, ना कि सिर्फ एक अंबानी जी को। ठीक है ना। तो इन दोनों के जो ये जो दो समस्या थी, इनके समाधान के लिए बना पार्टनरशिप एक्ट। कि एक पार्टनरशिप के तरीके से एक फॉर्म बनी इन दोनों चीजों के समाधान के लिए, क्योंकि कैपिटल कम होती तो स्कोप और साइज कम होता। इस कैपिटल की कमी को पूर्ति करने के लिए केमिकल बोल रहा हूँ, सॉरी, इस कैपिटल की कमी को पूरा करने के लिए ही बनी पार्टनरशिप, ताकि ज्यादा से दो या दो से ज्यादा बंदा आकर एक जगह ज्वाइन करे, एक बिजनेस पर्पस के लिए और प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, और उस केस में एक्स्ट्रा कैपिटल डाल सके बिजनेस में एज कम्पेयर टू सिंगल पर्सन। तो ये दो के लिए बनी पार्टनरशिप। अब देखो एक बात समझो, लेक ऑफ कंटिन्यूटी आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? मानो सिंगल प्रोप्राइटर है, जेठालाल है। अनफॉर्चुनेटली अगर जेठालाल की डेथ हो जाती है तो जरूरी तो है ना कि टप्पू यहाँ पे आके दुकान पे बैठेगा। टप्पू पढ़ा है भाई, ये तो पढ़ा है, तो हो सकता है वो जॉब करे ना, इस दुकान पे ना बैठे, उसका इंटरेस्ट ना हो, तो फिर इस दुकान को चलाएगा कौन? ये दिक्कत है नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये चीज नहीं लिखी हुई कि किसी भी पार्टनर के मरने के बाद हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे, अगर ये चीज नहीं लिखी हुई पार्टनरशिप के एक्ट की डीड में, डीड माने एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पार्टनरशिप अपनी सारी डिटेल लिखते हैं, तो अगर जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे पार्टनर्स, जब दो बंदे आके मिलेंगे तो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, अगर भी उस डॉक्यूमेंट में ये चीज नहीं लिखते कि किसी भी पार्टनर की किसी भी बंदे के मरने के बाद हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो उस केस में ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही सॉल्व नहीं होता, आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ, समझो समझो एक सेकंड। देखो ये दो तो आप समझ गए होंगे कि लिमिटेड स्कोप राइजिंग ऑफ कैपिटल पे लिमिटेड स्कोप होता है, इसी वजह से लिमिटेड साइज बंद हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल बंदा जेठालाल कहाँ तक कितनी कैपिटल लाएगा। ठीक, ये आप समझ चुके, तो इसे सोल्व करने के लिए बनी पार्टनरशिप एक्ट। अब आपने पढ़ा होगा एक सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है कि कंपनी अलग होती है और मेंबर्स अलग होते हैं। ठीक है ना। अगर मान लो किसी मेंबर की डेथ हो गई या किसी डायरेक्टर की भी डेथ हो गई, तो उस केस में कंपनी चलती रहेगी, चाहे सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल भी पढ़ा था हमने कि चार मेंबर थे कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के अंदर, चारों के चारों मेंबर कार से जा रहे थे, चारों की डेथ हो गई, तो चारों के चारों मेंबर्स की डेथ होने के बाद भी कंपनी चलती रहेगी जब तक उसका वाइंडिंग अप नहीं होगा, क्योंकि वहां परपेचुअल सक्सेशन आ जाता था, जो परपेचुअल सक्सेशन बन रहा था सेपरेट एंटिटी से। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, इनमें सेपरेट एंटिटी नहीं होती। इसमें हम ये नहीं कहते कि बिजनेस अलग है और बंदा अलग है, हम ये नहीं कहते इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, जेठालाल अलग है, ना ही हम सोल प्रोप्राइटरशिप में कहते हैं ना पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में हम ये कहते हैं कि ये पार्टनर चला रहे हैं, बिजनेस को और पार्टनर को भी एक माना जाता है, जैसे बिजनेस को और सोल प्रोप्राइटर को एक माना जाता है, इसी तरीके से। तो ये जो दो शुरू के जो दो लिमिटेशन थी, ये तो सॉल्व कर चुका था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट जैसी आया, जैसा पार्टनरशिप की वगैरह बात हुई, तो वो ये शुरू की दो लिमिटेशन को तो मीट कर चुका था। लेकिन अभी दो लिमिटेशन पेंडिंग थी, अभी दो लिमिटेशन और थी जिन्हें सॉल्व करना बाकी था। तो उन दो लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए आया LLP एक्ट लिमिटेड। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपन, एक सेकेंड। तो दो लिमिटेशन तो ये स्टार्टिंग की तो हमारी सॉल्व कर दी थी हमारी पार्टनरशिप एक्ट ने, लेकिन अभी दो लिमिटेशन बाकी थी। वे क्या दो लिमिटेशन थी? एक तो जो लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अभी बताऊंगा, और दूसरी थी लेक ऑफ कंटिन्यूटी आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। जब प्रोप्राइटर मरता था उसकी डेथ के बाद, ये जब पार्टनर मरेगा तो उसकी डेथ के बाद पार्टनरशिप बंद हो जाती है। आप ये मान के चलो दो पार्टनर बने, समझो अगर दो पार्टनर से पार्टनरशिप बनी, समझो मेरा बना और मेरा दोस्त बना, किसी वजह से मेरा दोस्त एक सड़क दुर्घटना में रुक गया, खत्म, फिनिश। मेरा दोस्त अगर किसी सड़क दुर्घटना में मर गया, लेट सपोज आप ये मान के चलो, और अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में क्या मैं अकेला पार्टनरशिप चला सकता हूँ? क्योंकि पार्टनरशिप में तो ये कहा गया है कम से कम दो बंदे चाहिए, कहा गया है नहीं कहा गया है, ठीक है ना। तो कम से कम अगर दो बंदे चाहिए, और मेरा जिसके साथ मैंने पार्टनरशिप बनाई थी वो बंदा अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो जाता है, तो उस केस में हम उस पार्टनरशिप को नहीं चला पाएंगे। यही दिक्कत सोल प्रोप्राइटरशिप में थी कि अनफॉर्चुनेटली अगर जेठालाल गड़ा कल को अगर नहीं रह पाते, तो फिर ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने वाला कोई नहीं रहता। हो सकता है टिपेंद्र चलाए, हो सकता है टिपेंद्र ना चलाए। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये दिक्कत थी कि अगर वे बंदे जो उस बिजनेस को चला रहे हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस फिर रुक जाता है। और दूसरी एक लिमिटेशन और है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब भी बताता हूँ, सबसे पहले ये बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब ये है, मानो इस गरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक, गरा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टोटल एसेट है, यानी कि जितने उसके अंदर टोटल मोबाइल रखे हैं, फ्रिज रखे हैं,
एसी रखी है, जितना भी टोटल सामान है वो है 30 लाख रुपए का। आप ये मान के चलो गरज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितना भी सामान है, इंक्लूडिंग उसकी जो दुकान की वैल्यू है, दुकान की वैल्यू मिला के सामान की वैल्यू मिला के जो टोटल वैल्यू है गरज इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो इस टाइम 30 लाख रुपए। आप ये मान के चल लो गरज इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर लॉस हो गया 50 लाख रुपए का, भी ये मानो टोटल वैल्यू 30 लाख रुपए की, लेकिन जो गरज इलेक्ट्रॉनिक्स को जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है 50 लाख रुपए का। तो बचा हुआ 20 लाख रुपए कौन देगा? सबको पता है जेठालाल देगा। कहाँ से देगा? अपने खुद की पर्सनल एसेट से, अपना घर बेच के देगा या अपनी जमीन बेच के देगा, कुछ भी करके दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप हो आप, तो आपको, अगर आपकी दुकान को 50 लाख का लॉस है और आपकी दुकान की जो टोटल वैल्यू है वो 30 लाख है, तो आपको उस केस में 20 लाख अपने घर से देने पड़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। और पार्टनरशिप के केस में भी सेम केस होता है। ये मान लो पार्टनरशिप की टोटल एसेट है 30 लाख रुपए की और पार्टनरशिप को लॉस हो गया 50 लाख रुपए का, तो उस केस में उस जो 20 लाख रुपए का बैलेंसिंग अमाउंट है, उस लॉस को भरने के लिए पार्टनर को अपने घर की एसेट बेचनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी में कोई स्कोप नहीं है, लाइबिलिटी की लिमिट अनलिमिटेड है, लाइबिलिटी चलती रहेगी जब तक पूरी फुलफिलमेंट नहीं होगी। जितनी लाइबिलिटी बिजनेस की है उतनी लाइबिलिटी आपकी है, ये माना जाता है। आपकी मीन्स जो उस बिजनेस को चलाने वाले मेंबर्स हैं या फिर पार्टनर्स हैं, आप ये मान के चलो। तो एक तो हमने पढ़ी, दो लिमिटेशन सॉल्व करी थी हमारी पार्टनरशिप ने। ये जो बची हुई दो लिमिटेशन है, ये भी आज के टाइम में हमारी सॉल्व कर देती है, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं करती, वो करती है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। ठीक, समझिए, दोबारा से बताता हूँ, स्टार्टिंग समझिए। गरा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है, सबने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो गरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ऐसा ही है, ऐसी बिजनेस जिसे एक बंदा चलाता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप एक बात बताओ, अगर एक बंदा चलाएगा तो कैपिटल सिर्फ एक बंदा ला सकता है बिजनेस में, एज कम्पेयर टू दो या दो से ज्यादा बंदे चलाएं, तो उसके कंपेरिजन में तो कमी कैपिटल आएगी, लिमिटेड कैपिटल आएगी। भाई एक बंदे के पास कितना पैसा होगा? अब यहाँ पे मुकेश अंबानी जी को इमेजिन नहीं करना, वो एक भी एग्जाम्पशन है, एक्सेप्शन है इस चीज के, उनको इसमें इमेजिन नहीं करना। हम जैसों को जो नॉर्मल, अब या फिर कहें आप अब पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को आप यहाँ पे इमेजिन करना। ठीक, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन लोगों के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है। मान लो 10 लाख है, 50 लाख है, 100 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़, मैक्सिमम 2 ढाई 2 3 करोड़ तक कैपिटल रहती है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके पास। ठीक, तो एक लिमिट है ना, 2 3 करोड़ की लिमिटेड स्कोप है। अब मानो इसे जेठालाल है, इसे कल के टाइम, आज मानो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक चल रही है, ये चाह रहा है कि मैं इसके बाजू में एक दूसरी गरा इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आऊँ, डिट्टो कॉपी पेस्ट कर लूँ एक और गरा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कहाँ से करेगा भाई? पैसा तो इसके पास लिमिटेड है। और ये चाह रहा है कि एक और यहाँ पे नई दुकान खोल दूं, बिल्कुल सेम अपनी एक खुद की एक ब्रांच खोल दूं। तो ब्रांच खोलने के लिए इसके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना, लेकिन पैसे की लिमिटेशन होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। और इसी वजह से उसके स्कोप पे भी लिमिट लग जाती है, कि भाई जब उसके बाद दूसरी दुकान खोल लेगा, पैसा ही नहीं है, तो वो अपना स्कोप बढ़ाएगा कैसे? वो चाहेगा भी तो भी नहीं बढ़ा पाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बंदा अगर चाहे भी तो भी अपना स्कोप नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि उसके पास कैपिटल की कमी होती है, कैपिटल की एक लिमिट होती है, लिमिटेड कैपिटल होती है उसके पास। इन दोनों चीजों का समाधान करने के लिए बनी पार्टनरशिप, कि कैपिटल की कमी ना रहे। इसलिए कहा गया कि दो या दो से ज्यादा कितने ही बंदों को ऐड करो, कितने ही मींस एक लिमिटेशन है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं, कंपनीज एक्ट में एक लिमिटेशन है। लेकिन आप ये मानो कि दो या दो से ज्यादा बंदों को जब मिलाकर हम पार्टनरशिप बनाते, जो जो मिलाकर एसोसिएशन बनाते हैं बिजनेस करने के लिए, जिसका पर्पस होता है कि आने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटना, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का बनाने का पर्पस ये था कि जो दो लिमिटेशन है, स्टार्टिंग वाली येलो वाली, जिसे मैंने येलो हाईलाइट कर रखा है, ये लिमिटेशन को सोल्व करना, ये करा पार्टनरशिप ने। लेकिन अभी दो लिमिटेशन और बची थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, वे थी, एक तो अगर मान लो बंदा मर गया, सोल बंदा मर गया, मान लो जेठालाल की एक्सपायर किसी तरीके से जेठालाल की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो जरूरी नहीं है कि टिपेंद्र जेठालाल गड़ा इस बिजनेस को चलाए। तो इसलिए कहते हैं कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप की डेथ हो जाती है, या पार्टनरशिप के केस में, जो नॉर्मल पार्टनरशिप है उसके केस में भी मान लो दो बंदे हैं, मैं हूं और मेरा एक कोई पहचान वाला है, उसने मेरे साथ बिजनेस करा और कल को अनफॉर्चुनेटली एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, ही इज नॉट अलाइव, तो उस केस में मैं अकेला पार्टनरशिप नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट है कम से कम दो बंदे चाहिए। तो मैं नहीं चला पाऊंगा, तो उस केस में पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि अगर बंदा मरते हैं, मतलब जो मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बंद हो जाती है। और तीसरा है चौथा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब ऐसा कि मानो गरा इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टोटल एसेट है, जो इसके टोटल एसेट है वो है 50 लाख रुपए के एसेट है। ठीक, एसेट है 50 लाख रुपए के, जस्ट अ मिनट, एसेट हैं हमारे पास 50 लाख रुपए के, और जबकि उसकी लाइबिलिटी है, जो गरा इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइबिलिटी है, वो मानिए 80 लाख रुपए की, 80 लैक्स की है उसकी लाइबिलिटी। एसेट है 50 लैक्स के,
सारी लैंड वूंड जो जितने भी टीवी फ्रिज रखे हैं सब जोड़ के 50 lakhs के आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए एसेट है 50 lakhs का, लाइबिलिटी है 80 lakhs, तो बचा हुआ 30 lakhs जो है, जो 30 lakhs बचा लाइबिलिटी का, वो जो है वो जेठालाल को अपनी पर्सनल एसेट से देना पड़ेगा, मतलब अपना पर्सनल घर देना पड़ेगा, अपने पर्सनल जमीन से वो पैसा ला के देना पड़ेगा 30 लाख रुपए का। यही सेम होता है पार्टनरशिप के अंदर, कि मान लो पार्टनरशिप की जो टोटल लाइबिलिटी है वो टोटल लाइबिलिटी 80 लाख की है, टोटल एसेट 50 लाख के हैं, तो जो बची हुई बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटी है वो उन पार्टनर को अपने घर से लानी पड़ेगी, अपने घर से वो पैसा लाना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों का समाधान बनाने के लिए बनी एलएलपी। एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। आप पढ़ोगे इसके बाद, इसके जस्ट बात कराऊंगा मैं एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट बनने का पर्पज ये था कि जो दो लिमिटेशन हमारी बच गई सोल प्रोप्राइटरशिप की, ये भी सोल्व हो पाए। क्या लिमिटेशन थी? लेक ऑफ कंटिन्यूटी आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, कि जब भी प्रोप्राइटर या पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाती है। तो एलएलपी में ये नहीं होती, क्योंकि एलएलपी में सेपरेट एंटिटी का फीचर आ जाता है, जो कंपनी में भी था, कि मेंबर्स अलग, ये पार्टनर्स अलग और बिजनेस अलग। तो पार्टनर्स अलग और बिजनेस अलग कर देती है एलएलपी। इसलिए जब पार्टनर आए जाए मरे कुछ भी हो, उससे एलएलपी में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सेपरेट एंटिटी का फीचर आ जाता है उसी उसमें, पार्टनरशिप और एलएलपी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, नाम से पता चला है लिमिटेड। तो जो एलएलपी के पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। उन उस केस में अगर मान लो एलएलपी होती और एलएलपी में ये सेम केस होता कि भाई 50 लाख के एसेट हैं बिजनेस के, और जो 80 लाख का लॉस है, ये लाइबिलिटी आप कुछ भी कह दो, तो जो बचा हुआ 30 लाख है एलएलपी वाले पार्टनर को अपनी जेब अपने घर से नहीं लाना पड़ेगा। मतलब एलएलपी वाले पार्टनर्स का घर नहीं जाएगा इस 30 लाख को फुलफिल करने के लिए, बल्कि लेकिन अगर आप सोल प्रोवाइडरशिप हो या आप सिंपल वाली पार्टनरशिप हो, नॉर्मल जनरल पार्टनरशिप हो, नॉर्मल पार्टनरशिप हो, नॉट एलएलपी, तो उस केस में आपको 30 लाख अपने घर से लाने पड़ेंगे। लेकिन एलएलपी के केस में आपको 30 लाख रुपए अपने घर से लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, आई वो आप बेसिक समझ गए होंगे कि क्या रिक्वायरमेंट थी, हमें पार्टनरशिप क्यों लाना पड़ा, और पार्टनरशिप के बाद एक एलएलपी एक्ट जो आप पढ़ोगे वो भी क्यों आएगा, आप उसकी भी नीड समझ चुके हो अभी से। कि ये हमें जो स्टार्टिंग की दो लिमिटेशन थी, ये लिमिटेड स्कोप ऑफ राइजिंग कैपिटल और लिमिटेड साइज एंड स्कोप, इनके सॉल्यूशन के लिए लाना पड़ा पार्टनरशिप एक्ट। एंड लेक ऑफ कंटिन्यूटी आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इनके लिए लाना पड़ा हमको एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक नई फॉर्म बनानी पड़ी, और ये ऊपर की दो जो लिमिटेशन थी ने सॉल्व करा पार्टनरशिप ने, और बची हुई दो लिमिटेशन को भी सॉल्व कर दिया एलएलपी ने। एलएलपी आज के टाइम पे पूरी परफेक्ट होती है फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप पर्पस के लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है एलएलपी। चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए एक बात और समझिए, इनको भी जानते होंगे आप, इनको जानते हैं ना, राजू भाई। तो राजू भाई 25 दिन में पैसा डबल करने वाले राजू भाई हैं। ठीक, राजू भाई के बाद गए थे हमारे राजपाल यादव जी। तो जैसे राजू भाई ने कहा मेरे पास एक स्कीम है, राजपाल यादव जी हो गए खुश, बताइए बताइए क्या स्कीम है, क्या स्कीम है भाई। तो राजू भाई ने कहा देखो, तुम मुझे 50 लाख रुपए ला के दो, 50 लाख तुम डालो, 50 लाख मैं डालूंगा, 25 दिन में पैसा डबल। ऐसी स्कीम लाए राजू भाई, राजपाल यादव को दी। ठीक, एक बार बताओ, तो क्या इसे हम कहेंगे ये पार्टनरशिप है? क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जब दो बंदे आते हैं साथ में कैपिटल की शेयरिंग करते हैं और आने वाले प्रॉफिट को शेयर करते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे दो चीज हो रही है, समझो एक सेकंड। ये केस आप समझ गए ना, कि राजू भाई के पास गए राजपाल यादव, तो राजू भाई ने उसको बताया 25 दिन में पैसा डबल, 50 लाख तुम ला के दो, 50 लाख मैं डालूंगा अपने पर्सनल एसेट से। एक ये 50 लाख और एक ये 50 लाख, 25 दिन में पैसा डबल। तो बाद में फिर ये कहा था, इसने कहा था कि राजपाल यादव ने कहा था कि ठीक है, लेकिन जो शेयर आएगा वो ही मैं लूंगा। तो इन्होंने कहा था, राजू भाई ने कहा था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखना, आप समझना, यहाँ से इंपोर्टेंट वो जनरेट हो रहा है, इसको मजाक में मत लेना, मीम मत समझना, इसको मीम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो अब यहाँ देखो, अब राजू भाई और अपने राजपाल यादव जी कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर हुए तो कहा 50 लाख देंगे राजू भाई, 50 लाख देंगे हमारे राजू भाई, एंड 50 लाख देंगे हमारे राजपाल यादव जी। ठीक, राजपाल यादव, ठीक है ना। तो 50 लाख राजू भाई ने डाले, 50 लाख राजपाल यादव ने डाले, दोनों ने मिलकर कैपिटल डाल दी। ठीक, एक सेकेंड, दोनों मिलकर डाली कैपिटल। किस पर्पज से डाली, कि आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट आएगा, जो 2x अमाउंट आएगा यानी कि जो डबल पैसा आएगा, वो शेयर कर देंगे ये इक्वली। दे
शेयर प्रॉफिट इक्वली। ऑल द प्रॉफिट तो सिर्फ एक्स रहेगा क्योंकि आधा अमाउंट हमने दिया ना अभी, लेकिन आप 2x ही मान लो पूरा, कि मतलब मेन अमाउंट और प्रॉफिट दोनों चीज वे शेयर करेंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड, थोड़ा इनहेंस कर देता है इसका भी साइज को, ठीक। तो आप समझो, फिर से पूछ रहा हूँ। आपने देखा होगा जरूर सीन, आपको पता होगा कि राजू भाई ने कहा था उससे, राजपाल यादव से, कि आप मुझे 50 लाख रुपए लगा के दो, 50 लाख मैं डाल दूंगा, एक स्कीम है, और उसमें हम डालेंगे तो 25 दिन में हमारा पैसा डबल हो जाएगा, 1 करोड़ का 2 करोड़, ठीक। अब ये बात बताओ, यहाँ पे दो बंदे आए तो पार्टनरशिप की एक रिक्वायरमेंट है कि दो या दो से ज्यादा बंदे होने चाहिए, तो यहाँ दो बंदे तो हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दो बंदे हैं? हाँ। क्या यहाँ पे पर्पस है शेयर को प्रॉफिट करने का? हाँ। तो अगर दो बंदे भी हैं और शेयर को मतलब शेयर को प्रॉफिट करने का शेयर को बांटने का पर्पस भी है, और दो बंदे भी आके मिलकर कैपिटल डाल रहे हैं, तो क्या हम कह देंगे इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली? कह देंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पार्टनरशिप के लिए तीन तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तीन इसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप के। देख लीजिए, भी बताता हूँ क्या क्या एलिमेंट है। तीन इसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप के। एक सेकेंड, ये बताता हूँ। तो तीन इसेंशियल एलिमेंट आप समझिए, तीन चीज होनी चाहिए तभी हम पार्टनरशिप कहेंगे। अभी हम इसे पार्टनरशिप नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि उसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। देखो समझो, पार्टनरशिप कहने के लिए उसे तीन चीज करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, एक तो दो से मतलब और तो चीजें तो बहुत है, लेकिन तीन मेन है। तीन मेन क्या है आप समझिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, या फिर कहूँ तो दो या दो से ज्यादा मेंबर। एक सेकंड, टू और मोर। कैपिटल कोई ना भी डालें, क्योंकि अगर आप पार्टनर की टाइप पढ़ोगे तो उसमें एक बार एक टाइप ऑफ पार्टनर होता है जो कैपिटल नहीं डालता। अभी मान लो टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। तो इस केस में दो पर्सन, दो बंदे तो हैं, एक राजू है और एक हमारे राजपाल भाई। और दूसरा है हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये भी कर रहा है, देखो समझो, दो या दो से ज्यादा बंदे भी हैं क्योंकि दो बंदे हैं ये, और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये दो तो चीजें हो गई सेटिस्फाई, जो कर दिया इस केस में। लेकिन एक और इसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप का जो सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी किसी को कहेंगे हम पार्टनरशिप फर्म है। ये पार्टनरशिप में है। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई बिजनेस करना, बिजनेस होना चाहिए। अब एक बात बताइए, क्या बिजनेस था? तीसरा मेन इसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस होना चाहिए। तो एक बार बताइए, कोई बिजनेस था क्या? नहीं। ये तो एक मेयर इन्वेस्टमेंट था कि भाई दोनों मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं एक फंड में। अब वो फंड सही हुआ तो पैसे मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट पे अपना रिटर्न मिलेगा। तो ये तो सिर्फ एक मेयर इन्वेस्टमेंट है, ना कि बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है सामान, मतलब गुड या सर्विस प्रोड्यूस करना, और गुड्स एंड सर्विस की सेलिंग करना कंटिन्यूस बेसिस पर। कि कंटिन्यूस बेसिस पर सामान बनाना और बेचना, या कंटिन्यूस बेसिस पर सर्विस प्रोवाइड करने को हम कहते हैं बिजनेस, ठीक है ना। तो आप बताओ, यहाँ पे कोई बिजनेस थोड़ी ना थी, दो बंदे थे। पहला एसेंशियल एलिमेंट जो पार्टनरशिप की पहली रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई। पार्टनरशिप ने कहा दो बंदे होने चाहिए, दो बंदे थे, देख लो, एक राजू थे, एक राजपाल यादव थे। दूसरी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर का प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। दोनों ने कहा था कि हाँ, जब भी 2x पैसा आएगा, यानी कि जब भी डबल पैसा आएगा, तो हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक। लेकिन तीसरी जो कंडीशन है, जो बिजनेस होना चाहिए, वो नहीं था। क्योंकि किसी भी फंड में या किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस नहीं कहलाता, उसे इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बिजनेस वाला कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई नहीं हुई थी, इसलिए हम कहेंगे ये जो राजू भाई ने, ये जो राजपाल भाई ने करा था मिल गई, से हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। चलिए पढ़ते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय राजू भाई एंड राजपाल यादव इज नॉट अमाउंट्स टू पार्टनरशिप, इसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। बिकॉज हेयर नो बिजनेस एलिमेंट इज एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई बिजनेस का पर्पज नहीं है, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। इट इज अ मेयर इन्वेस्टमेंट नॉट अ बिजनेस, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, जो ना कि बिजनेस। तो किसी को भी, किसी भी फर्म को या किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप कहने के लिए ये तीन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दो या दो से ज्यादा बंदे होने चाहिए, प्रॉफिट शेयर करने चाहिए, और तीसरा एलिमेंट बिजनेस पर्पज से होने चाहिए। या दो या दो से ज्यादा बंदे थे, दो बंदे थे, बिजनेस पर्पज भी, वो बिजनेस पर्पज नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, फ्यूचर के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात तय थी कि जैसे ही हमारा डबल पैसा आएगा हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन जो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है, जो कि है बिजनेस, वो यहाँ पे मौजूद नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट था, इसलिए ये नहीं होता। तो अभी तक तो मैंने आपको बेसिक समझाया, इस चैप्टर की भूमिका बनाई कि चैप्टर आया क्यों, ये चैप्टर कहता क्या। देखो आया इसलिए था
एक बार और बता देता हूँ क्योंकि हमने पहले पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे पहले आई थी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा बिजनेस चलाता है, गरारा इलेक्ट्रॉनिक्स उसका एग्जाम्पल। सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशन है जिन्हें हमें सोल्व करना था, इसलिए हमने लाए पार्टनरशिप। लिमिटेशन क्या थी कि लिमिटेड स्कोप था राइजिंग कैपिटल पे, क्योंकि एक बंदा है तो एक बंदे के पास कितनी ही कैपिटल होगी, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी। मैंने कहा फिर से कह रहा हूँ, एक बंदे में अंबानी जी को मत गिनना वरना दिक्कत हो जाएगी। दूसरी है लिमिटेड साइज एंड स्कोप, क्योंकि जब कैपिटल ही लिमिटेड है तो आप अपना साइज बढ़ाओगे कैसे, अपना स्कोप बढ़ाओगे कैसे बिजनेस का, कैपिटल से ही तो बढ़ेगा ना स्कोप। तो इसलिए कह रहा है कि ये दोनों चीज सोल्व करने के लिए बनी पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन अभी दो लिमिटेशन और पेंडिंग रह गई थी, लेक ऑफ कंटिन्यूटी आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर या पार्टनर, और दूसरी थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन दोनों कंडीशन को सोल्व करने के लिए बनी है आपकी एलएलपी एक्ट, जो हम इस एक्ट के बाद पढ़ेंगे। उसके बाद हमने ये सब देख लिया कि भाई देखो, अगर दो बंदे आ रहे हैं और दो बंदे आकर एक साथ एक साथ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनका जो फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा उसके उसके डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर रहे हैं, फिर भी वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे अगर उसके अंदर ये बिजनेस वाला एलिमेंट नहीं होगा। बिजनेस वाला एलिमेंट होना जरूरी है। चलिए अब पढ़ते हैं मेन चैप्टर। अभी तक तो मैंने आपको भूमिका बना दी ताकि आपको समझ में आइए क्या कह रहा है पार्टनरशिप होता है क्या। अब आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रेगुलरली चैप्टर अपना क्या कहता है डिटेल। चलिए करते हैं अब आगे का सेक्शन 4, ठीक है ना। जो सेक्शन 4 है पार्टनरशिप एक्ट का, वो बताता है पार्टनरशिप कहते किसे है। अब आपको सब चीजें मक्खन की तरीके जाएंगे क्योंकि हमने ऊपर ही डिस्कस कर दी सब चीजें, आप समझिए। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप इन दी फॉलोइंग टर्म्स। सेक्शन 4 कहता है पार्टनरशिप के बारे में, क्या कहता है पढ़ते हैं आगे। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। अब ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो आप समझ रहे हो। रिलेशनशिप मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा बंदे आते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए, उसे कहते हैं रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। पर्सन्स क्यों बोलना है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा चाहिए इसलिए लगाया पर्सन्स। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, कि प्रॉफिट शेयरिंग का पर्पस होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा बंदे होने चाहिए, ऑफ कैरिंग बिजनेस और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पार्टनरशिप उसे कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ आते हैं, कैपिटल डालते हैं, या कैपिटल ना भी डाले लेकिन फिर भी एक साथ आए। समझो, जब दो या दो से ज्यादा बंदे एक साथ आते हैं जिनका पर्पस ये होता है कि हम कोई बिजनेस करेंगे और बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा उसे आपस में बांट लेंगे, तो उस केस में उन पर्सन्स को कहेंगे, या जो बिजनेस पे करेंगे उसे कहेंगे पार्टनरशिप में है बंदे। देखो ये अपने जो 5 बंदे हैं, ये पांचों के पांचों बंदे आगे एक साथ हाथ मिला लिए। इन बंदों ये बंदे कह रहे हैं कि हम आए हैं एक साथ, हम सब भाई भाई हैं, आज से हम सब मिलकर एक साथ बिजनेस करेंगे, हम करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस। पांचों भाई तब भाई सारे के सारे मिलकर बनाएंगे सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस को पीछे कर देंगे, ऐसे इनके ड्रीम है, ड्रीम बिग। तो इन्होंने ज्यादा सीरियसली लिया उस चीज को, तो ये पांचों के पांचों दोस्त आए, दो सबने हाथ मिलाए, कहे आज से हमारे सॉफ्टवेयर हर लैपटॉप हर कंप्यूटर में सिर्फ अपने ही सॉफ्टवेयर होंगे आने वाले टाइम में। ऐसे करके इन्होंने बिजनेस बनाया। इन्होंने एग्री करा कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम सब पांचों आपस में भाई बराबर बराबर बांट लेंगे, मतलब 1:1:1:1 5 हिस्सों में बांट लेंगे, ठीक। 1/5 कह देंगे, जितना प्रॉफिट होगा ना आपस में सब लोग ले लेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग है यहाँ पे। दूसरी बात, सारे के सारे बंदे आए हैं, दो या दो से ज्यादा बंदे आए हैं, बिजनेस पर्पज से आए हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के पर्पज से आए हैं, तो इस केस में कैसे पार्टनरशिप कहेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली दो या दो से ज्यादा बंदे, शेयर ऑफ प्रॉफिट और बिजनेस। सॉरी सॉरी, ठीक है ना। पढ़ते हैं आगे। पर्सन हु एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। क्या कह रहा है समझो, इससे ही समझा दूंगा इसी पिक्चर से। ये मानो ये है हमारा कालू, ये हमारा कालू कालू ये है हमारा कालू, और ये है पूरी फर्म, जो पांच छह मेंबरों की है, इसे ये है पूरी फर्म। ये तो बोल दिया मैं खुद ही। समझो, जब एक बंदे को हम कहेंगे, एक बंदे का नाम लेंगे कालू, तो कालू को जब हम अकेले को बुलाएंगे तो हम कहेंगे कालू पार्टनर इधर आओ, कहते नहीं अरे भाई तू तो मेरा पार्टनर है। तो ऐसा कहेंगे जब हम एक बंदे को बुलाएंगे, हम कहेंगे कालू पार्टनर इधर आओ। ये बात बताओ ये कैसे होगा मैटर सोल्व, ठीक। एक सेकंड, थोड़ी नॉइज है। तो जब हम एक बंदे को बुलाएंगे, जैसे हम कहेंगे कालू, तो हम कहेंगे कालू पार्टनर कम हियर, प्लीज सोल्व दिस मैटर।
ऐसे हम उन्हें बुलाएंगे तो हम कहेंगे कालू पार्टनर। तो जब हम एक बंदे को बुलाएंगे पार्टनरशिप के, उसे कहेंगे हम पार्टनर। लेकिन जब हम पूरे की पूरी पार्टनरशिप जो 5-6 बंदों का ग्रुप है इसे कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे फर्म। कि ये सब जो 6 के 6 बंदे हैं, 6 बोला सॉरी 5, ये 5 के 5 जो बंदे हैं ये हैं हमारी फर्म। हमारी फर्म है जिसके अंदर ये 5 के 5 बंदे हैं। तो 5 बंदे जब मिल गए उससे कहेंगे फर्म। और जब हम किसी एक बंदे को इंडिविजुअली बुलाएंगे, जैसे कालू को बुलाएंगे इंडिविजुअली, तो हम उसे कहेंगे कालू पार्टनर इधर आओ। तो कालू जो सिंगल बंदा है उसे कहेंगे पार्टनर। और जब सारे के सारे बंदे एक साथ खड़े होंगे तो हम कहेंगे पूरी की पूरी फर्म खड़ी है देखो हमारी। ठीक, वही कह रहा है। जब एक पर्सन है पार्टनरशिप का उसे कहेंगे पार्टनर। और जब हम वे सारे कलेक्टिवली आएंगे एक साथ खड़े होंगे उसे कहेंगे हम फर्म खड़ी है। और जिस जिस नेम से वे अपनी बिजनेस चला रहे हैं उसे कहेंगे फर्म नेम। जैसे कहेंगे, ये कहे कि हम कह रहे हैं सॉफ्टवेयर किंग पार्टनरशिप लिमिटेड, लिमिटेड लगा लगा सॉरी वो एलएलपी सिस्टम लिखो समझो। अगर ये बंदे कह रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर किंग पार्टनरशिप है, अपनी बिजनेस अपने पार्टनरशिप का नाम है सॉफ्टवेयर किंग, तो जो नाम लिया ना वो उस फर्म का नाम है। फर्म का नाम मतलब, फर्म मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि दो या दो से ज्यादा पर्सन जब मिलते हैं एक साथ तो वो बन जाते हैं फर्म। और जब इस फर्म को कोई बाहरी आदमी बुलाता है तो आप कालू तो बोल नहीं सकते, नहीं कह सकते कालू पीलू, ऐसा कोई नाम तो नहीं ले सकता ना। आप कहेंगे फर्म, तो फर्म को कहेंगे सॉफ्टवेयर एसोसिएशन फर्म। हमको इतने एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर हम अपनी सारी एंट्री एक साथ रिकॉर्ड कर सके। सिर्फ बोल के हम कहें कि हमने इतने का परचेस करा, वो अपने आप एंट्री डाल दे। हमने कहा हम कहें हम इतने का सेल कर रहे हैं, वो अपने आप एंट्री डाल दे। तो ऐसा कोई बाहरी बंदा अगर आज इनके पास आएगा तो वो इन्हें कहेगा फर्म, कि जो फर्म है फर्म से हम बनवा रहे हैं। तो जब वो एग्रीमेंट करेगा तो किसी कालू बालू के नाम पे नहीं करता, वो सीधा फर्म के नाम पे करता है कि सॉफ्टवेयर किंग से हम इस तरीके का सॉफ्टवेयर लेना चाह रहे हैं। तो सब भी बता रहा हूँ। जब एक सिंगल बंदा होता है जैसे कालू, इसे कहते हैं पार्टनर। जब सारे के सारे बंदे बोलो सॉरी, सारे के सारे बंदे जब एक साथ आते हैं उसे कहते हैं हम फर्म। और जिस नाम से वे बिजनेस करते हैं उसे कहते हैं फर्म नेम। जैसे सॉफ्टवेयर किंग, उसे कहेंगे सॉफ्टवेयर किंग, जिस नाम से कर रहे हैं उसे कहेंगे सॉफ्टवेयर किंग फर्म, क्योंकि फर्म का नेम है तो सॉफ्टवेयर किंग। कुछ इसेंशियल एग्रीमेंट वे एलिमेंट जो होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप में, ठीक है ना। 3 मैं बता चुका, और इतने जनरल थे, इतने वो नहीं थे तो इसलिए मैंने बताया नहीं, लेकिन आप समझिए सारे। पहला है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, की 2 या 2 से ज्यादा बंदे आके बिजनेस करने चाहिए। ठीक, आप देख रहे हो यहाँ तो 2 से ज्यादा ही है, 5 है, कम से कम 2। और फिर आप मैक्सिमम की एक लिमिट है, आगे चल के आप पढ़ोगे जो लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में दी, कंपनीज एक्ट में दी है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम की एक लिमिट है, आगे चल के पढ़ लेंगे। इस एक्ट में नहीं दी, कंपनीज एक्ट के अंदर दी है। उसके बाद है एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट माने एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट, लिखित होगा तो बढ़िया रहेगा। तो ऐसा एक लिखित डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि देखो हम सारे बंदे हैं, हम ये चीजें करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, पार्टनरशिप डीड मेरे पास है, जस्ट अ मिनट। तब समझो कि डीड होती क्या, एग्रीमेंट भी दिखाता हूँ आपको। सब चीज प्रैक्टिकली, कोई थ्योरी नहीं चलती मेरी क्लास में, ओनली प्रैक्टिकल। एक सेकेंड, पार्टनरशिप डीड आपको दिखा देता हूँ एक बार। जस्ट अ मिनट। चलिए मैं उसको लाता हूँ, इतना थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते हैं, क्योंकि वो मैंने डाउनलोड करी थी लेकिन इसमें मिल नहीं रही है अभी। मैंने ग्रुप पर तो शेयर कर दिया, हाल दो आई हैव ऑलरेडी शेयर इन ग्रुप। बट मैं आपको एक सेकंड रुक जाइए, इसमें भी दिखाता हूँ, पीसी में भी, जस्ट अ मिनट। चलिए पढ़ते हैं तब तक आगे, जब तक मैं इसमें ला रहा हूँ। तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होता है कि लिखित एक मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखा रहता है क्या बिजनेस का नाम है, क्या बिजनेस करना चाहती है, कितने उसके पार्टनर है, पार्टनर कितना कितना पैसा ला रहे हैं, पार्टनर प्रॉफिट किस रेशियो में लेंगे। ऐसे पूरी लिस्ट होती है, सारी डिटेल उसके अंदर आती है, उसे कहते हैं एग्रीमेंट। बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना जरूरी है। देखो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि वो बिजनेस नहीं था, ये वाला 25 दिन में पैसा डबल वाला जो केस था वो केस बिजनेस के अंदर नहीं आ रहा था, तो बिजनेस होना भी जरूरी है। ठीक, एग्रीमेंट तो शेयर प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट है, चाहे शेयर लॉस लॉस के शेयरिंग का हो या ना हो। समझो, तीन बंदे थे, तीन बंदे थे, तीन बंदे थे जो थे हमारे पास। एक ए था, एक बी था, और एक सी था। जो सी था, सी ने कहा ए और बी से, ए और बी को चाहिए थी कैपिटल एक्स्ट्रा, ए और बी के पास कैपिटल कम थी, ए बी को चाहिए थी एक्स्ट्रा कैपिटल। दोनों गए सी के पास। ए और बी ने सी से कहा कि आप हमें 50 लाख रुपए और दीजिए।
आप हमें 50 लाख रुपीस दीजिए सी भाई। सी ने कहा हाँ ठीक है मैं 50 लाख दूंगा, लेकिन आप मुझे ही पार्टनर बनाओ, और मुझे ऐसा पार्टनर बनाओ जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा ले, लॉस में नहीं। तो ये भी कह रहा है ये क्या सिस्टम है। सी कह रहा है अपने यहाँ यही चलता, मैं तुमको 50 लाख दूंगा, अभी के अभी दूंगा, कैश में दूंगा, लेकिन बस तुम मुझे ऐसा करो कि जो भी जब भी प्रॉफिट होगा बिजनेस को, जो पार्टनरशिप फर्म है जब भी उसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में 1/3 हिस्सा मेरा रहेगा, 1/3 हिस्सा रहेगा मेरा किसमें, प्रॉफिट में सिर्फ। लेकिन जब भी लॉस होएगा, तो लॉस में सिर्फ आप दोनों अपने रेशियो में डिसाइड करना। लॉस के टाइम पे मेरे से मत कहना कि लॉस में मेरा हिस्सा नहीं होगा। लॉस के टाइम पे मुझसे मत कहना कि सी भाई आके लॉस भरो, लेकिन प्रॉफिट होगा तो सिर्फ मुझसे, तो प्रॉफिट होगा तो मैं आ जाऊंगा खुद अपने आप लेने, जब भी प्रॉफिट होगा मैं खुद आ जाऊंगा कि मेरे हिस्से का प्रॉफिट निकालो। लेकिन जब लॉस होगा तो आप मत आना मेरे पास कि आप अपने हिस्से का लॉस दीजिए। ऐसी पार्टनरशिप होती है, हाँ होती है। जब हम टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि एक ऐसा पार्टनर होता है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए भी बन सकता है। पार्टनरशिप एक्ट में इसकी परमिशन दी गई है, क्योंकि इन्हें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो सी कह रहा है मैं 50 लाख रुपए दूंगा, अभी के अभी दूंगा, तुरंत दूंगा, मुझे तुम्हारे बिजनेस से भी कोई मतलब नहीं, जाओ अपना बिजनेस चलाओ, लेकिन बस जब भी प्रॉफिट हो उस टाइम पे मुझे याद कर लेना, और 1/3 मेरा हिस्सा मुझे आराम से दे देना। और अगर लॉस हुआ तो मेरी तरफ मत आना, लॉस हुआ तो आपस में बांटना, उस लॉस को आपस में बियर करना, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो मुझे याद करना और 1/3 मेरे पास पहुंचाना। ऐसा सी ने कहा। तो क्या ऐसा कर सकता है? हाँ करता है। ऐसे ऐसे टाइप ऑफ पार्टनरशिप होती है जहाँ पे एक सिंगल बंदा ऐसा होता है, सिंगल हो या दो बंदे हो, कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप के एग्रीमेंट पे, कि कुछ बंदा ऐसे हो सकते हैं जिनका पर जो सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे और लॉस के टाइम पे वे शांत हो जाएंगे। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। एक सेकंड में वो निकाल लेता हूँ, मैंने वो कर लिया अपने पास शेयर। को मेरी ईमेल दिख रही होगी, सॉरी। कोई नहीं, क्या कर लोगे यार मेरी ईमेल से देख के भी। सेकेंड, डीड निकाल ली मैंने, तो ये आ गई हमारे पास डीड। देखिए ये है डीड। डीड मतलब जो ये एग्रीमेंट की जो बात चल रही थी। तो ऐसे पार्टनर्स एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है नहीं। तो ये है एग्रीमेंट, अपना पढ़ते हैं। थोड़ा सा एग्रीमेंट देख लेंगे पहले, आप आगे का पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आकर एग्रीमेंट देखेंगे हम। तो क्या ऐसा बंदा, ये कोई बंदा नु कह सकता है, कोई पार्टनर नु कह सकता है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनूंगा, लॉस के लिए नहीं? हाँ कह सकता है। पार्टनरशिप एक्ट में इस चीज की इजाजत दी गई है। तो वही कह रहा है कि एग्रीमेंट तो शेयर प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस की हो या ना हो। प्रॉफिट शेयर का एग्रीमेंट है, हाँ है। तीनों में प्रॉफिट शेयर का तो है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो 1:1 होगा। लेट सपोज मानो कि प्रॉफिट शेयर के एग्रीमेंट में कहा गया है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो 1:1 के रेशियो में बढ़ेगा प्रॉफिट, ठीक है ना। लेकिन जब भी लॉस होगा तो प्रॉफिट का रेशियो तो हो गया ये 1:1 प्रॉफिट का। लेकिन जब भी लॉस होगा, लॉस के टाइम पे सी ने कहा है मेरे पास बिल्कुल मत आना, भूल जाओ मैं हूँ। लॉस के टाइम पे कर लो आप अपना 1:2 में, मतलब 50-50, या कोई भी रेशियो डाल लो, 1:1 ही कर लो। लॉस के टाइम पे भी लो, 2 क्यों ला रहे हो? 1:1 करना लॉस के टाइम पे, मतलब आधा लॉस ये करेगा बियर, आधा लॉस करेगा बी बियर, ऐसे। तो कहा है कि प्रॉफिट के टाइम पे मुझे याद कर लेना, लॉस के टाइम पे मुझे याद मत करना, क्योंकि मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूँ तुमको। ऐसा सी कह सकता है, बिल्कुल, क्योंकि एग्रीमेंट ऑफ शेयर प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस हो या नहीं हो। बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, ये इंपॉर्टेंट, इसे समझिए। इसके ऊपर आगे आगे केस भी पढ़ोगे, केडी कारनाथ वाला। क्या कह रहा है समझो। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। मानो ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एक जस्ट अ मिनट, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक सेकंड। सब चीज़ प्रैक्टिकली होगी, आप टेंशन ना लीजिए। ये यूट्यूब पे क्लास है तो ये नहीं कि मैं भगा रहा हूँ या कोई भी, पूरी डिटेल में है। सबके एग्जामिशन चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है ना। वहां से चला गया क्या? चलो जाने दो, इसे समझ लो, आप ऐसे ही समझ लो। एक सेकंड, इसके बाजू में बना देता हूँ ना। इसके बाजू में समझो दूसरी चीज भी, ये है ए, ये है हमारे पास बी, और ये हमारे पास सी। अब क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, एनी एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे के सारे बिजनेस करें, या कोई एक बंदा भी सबके बिहार में कर सकता है बिजनेस, समझो। जो बिजनेस थी अपनी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली बिजनेस थी। सॉफ्टवेयर बनाने वाली बिजनेस में 3 बंदे थे, 3 मेंबर थे हम, पार्टनर 3 थे, ए और बी और सी, समझो। जो ए पार्टनर था वो काफी एजुकेटेड था, उसे मैनेजमेंट के बारे में सब पता था, ठीक। एमबीए करा हुआ था बंदा आईआईएम से, तो समझ लीजिए आप अच्छा खासा क्वालिफाइड था फॉर मैनेजिंग बिजनेस पर्पस, ठीक।
तो ये जो बचे हुए दो पार्टनर थे बी एंड सी, इन्होंने कहा कि क्योंकि तुम वेल क्वालिफाइड हो, हमसे ज़्यादा बिजनेस के बारे में समझ सकते हो, क्योंकि दो बी और सी जो थे वे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, मानिए बीटेक बैकग्राउंड के थे। तो उनसे कहा कि देखो, सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में हमें जानकारी है तो सॉफ्टवेयर तो हम बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस हम इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम आईआईटी से बने हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर हम बना लेंगे। लेकिन आईआईएम से तुम पढ़े हो, मैनेजमेंट के बारे में हमसे ज़्यादा तुम जानते हो, तो जो भी बिजनेस का डे टू डे मैनेजमेंट होगा वो सिर्फ तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज हमसे अच्छी है। सॉफ्टवेयर जब बनाने की बात आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग ही जनरेशन कहते हैं, चलो मान लीजिए वही चीज़ एक ही बात माँ है, तो वो हम करेंगे, बीएनसी हम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन जब बिजनेस को मैनेज करने की बात होगी, क्योंकि तुम आईआईएम वाले हो, तुम एमबीए वाले हो, आईआईएम वाले हो, आप हो आईआईएम वाले, तो आपको हमसे ज़्यादा अच्छा पता है बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं। तो आप मैनेज करिए, आप डे टू डे सारी चीज़ें देखते रहिए, हम बैकग्राउंड में हम सॉफ्टवेयर बनाते रहेंगे, हम हैं आईआईटी वाले, ठीक। तो वो कह रहा है ये, तो क्या एक बंदा ही पूरी बिजनेस चला सकता है? हाँ चला सकता है, यहाँ एक बंदा ही तो चला रहा है ना, देखो ए बंदा तो मैनेज कर रहा है सारी की सारी बिजनेस को, उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पे। तो वही कह रहा है, देखो ये अभी, कि चाहे तो तीनों के तीनों बंदे, यानी कि चाहे तो तीनों पार्टनर ए बी सी तीनों मिलकर डे टू डे बिजनेस चलाएं, और चाहे वे किसी एक से भी कह सकते हैं कि आप हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, आप हमसे मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा समझते हो, इसलिए आप अकेले बिजनेस चलाइए। तो वो कहना चाह रहा है ये। अभी इन जो हमने फीचर पढ़े, जो एलिमेंट पढ़े, ये 5 एलिमेंट, इन पांचों एलिमेंट को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर फिनिश करेंगे और कल से आगे का करेंगे, हमें भगाना नहीं है, हर चीज को डिटेल में पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, क्या कह रहा है, ठीक है ना। सबसे पहला फीचर आ गया एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, कि पार्टनरशिप जो है वो एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जब दो या दो से ज्यादा बंदे अगर एक साथ मिलेंगे, मिलने को कहते हैं एसोसिएट होना। तो जब दो या दो से ज्यादा बंदे एक साथ आकर मिलेंगे किसी बिजनेस पर्पस के लिए, जिसका पर्पस होगा कि हम प्रॉफिट कमाएं और प्रॉफिट आपस में बांटें, उस केस में उसे कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। ये दो से ज्यादा बंदा मिले, बिजनेस पर्पस था, सॉफ्टवेयर बनाने का पर्पस था इनका, इसलिए इसे कहा गया पार्टनरशिप। चलिए पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दो या दो से, अब आप समझोगे दो से कम हो गए तो सोल प्रोप्राइटर हो गया, जेठालाल बन जाओगे फिर तो आप, तो फिर उन्हीं लिमिटेशन में आ जाओगे। लेकिन इन लिमिटेशन से आपको बाहर निकालने के लिए तो पार्टनरशिप फर्म बनी है, तो समझिए ये दो वाली लिमिटेशन ना रहे, आपका बिजनेस का स्कोप कम ना रहे, आपको कैपिटल ज्यादा मिल सके, इसलिए पार्टनरशिप बनी है। और अगर आप कहो कि दो से कम बंदे की पार्टनरशिप बनवा दो, तो फिर वो क्या पार्टनरशिप, वो तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आपको वही समस्या रहेगी कि कैपिटल कहाँ से लाएं। तो इसलिए कहा है कम से कम दो बंदे तो होने चाहिए, और दो से ज़्यादा होंगे तो भी चलेंगे, लेकिन ज़्यादा भी एक लिमिट है, जो कि लिमिट आपके कंपनीज एक्ट में दी गई है, 50 में 50 पार्टनर मैक्सिमम है। ये लिमिट आपको पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी, कंपनीज एक्ट में बताया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो 50 हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है नहीं। चलिए पढ़ते हैं। अगेन ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो एक बंदा जो जो लॉ ने रिकॉग्नाइज करा, मतलब जो लीगली अच्छा बंदा है, जो वैलिड बंदा है, वही पार्टनर बन सकता है। दो या दो से ज्यादा बंदे ऐसे जो एक अच्छे बंदे हैं, लॉ की नज़र में रिकॉग्नाइज्ड हैं, वही पार्टनर बन सकते हैं। देयर फॉर्म एक फर्म कहेंगे, सिंस इट्स नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आई ऑफ लॉ कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। समझो क्या कह रहा है। मानो मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, यहाँ इसका एग्जांपल मुझे यहाँ देना पड़ेगा ताकि आप समझ पाओ। एक है बंदा ए, एक है बंदा बी, और एक है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गड़ा, एक है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या ये दो बंदे आ गए पार्टनरशिप में, ये दो बंदे तो जुड़ गए, तो क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अपने साथ में ऐड कर सकते हैं कि आ जाओ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तुम भी हमारे पार्टनर बन जाओ? नहीं, नहीं कर सकते। तो ये चीज ये नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक और जेठालाल एक है, उसे अलग नहीं माना जाता। लेकिन सेपरेट एंटिटी नहीं है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और जेठालाल की, तो हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड नहीं कर सकते, हम जेठालाल को ऐड कर सकते हैं, ना कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक, क्योंकि दोनों बंदे एक हैं। ये सेपरेट पर्सन नहीं मान देता, लॉ इसे बंदा नहीं मानता, एक किसी भी सोल बिजनेस को लॉ पर्सन नहीं मानता, लॉ एक बंदा नहीं मानता। लेकिन आपने कंपनी की डेफिनेशन अगर पढ़ी होगी, तो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, पढ़ी थी नहीं?
तो कंपनी जो है वो पर्सन है, वो भले ही आर्टिफिशियल है, हमारे तरीके से नहीं दिखता, मतलब कंपनी हमारे तरीके से नहीं दिखता, जैसे हम वो हंसते बोलते चलते फिरते हैं, ऐसे कंपनी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी फिर भी एक पर्सन है। क्योंकि जब कंपनी की हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट में, वहां पे कहा था कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो जो कोई कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जो जिसे लॉ मान्यता देता है। तो आप मुझे बताइए कि ए बी और जेठालाल तो ऐसे ये गैर इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन अगर समझिए ए बी और एक कंपनी है, तो क्या कंपनी ए बी के साथ पार्टनरशिप में आ सकती है? हाँ, कंपनी आ सकती है। कोई कंपनी को लॉ ने कहा है कि कंपनी एक पर्सन है, जो जो अधिकार पर्सन के पास है वही अधिकार एक कंपनी को भी दिए गए हैं। इसलिए कोई सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई गलत इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं आ सकती। जेठालाल आ सकता है, लेकिन जो गलत इलेक्ट्रॉनिक्स की ये दुकान है, ये दुकान नहीं आ सकती। लेकिन जो कंपनी है, कंपनी और मेंबर्स अलग होते हैं। कंपनी को एक अलग से इंसान का दर्जा दिया गया है, लोग के अंदर उसे एक इंडिविजुअल माना गया है, एक पर्सन माना गया है। इसीलिए कंपनी किसी भी दो बंदों के साथ मिलकर या किसी एक सिंगल बंदे के साथ भी मिलकर कोई कंपनी या दो कंपनी आपस में भी एक पार्टनरशिप फर्म बना सकती हैं। ठीक है नहीं? मान लो ए है और एक कंपनी है, एक बंदा है इंडिविजुअल है, एक कंपनी है एक कंपनी है पी, एक कंपनी है और एक बंदा है। तो क्या ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं? हाँ, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन ही सही, लेकिन लोगों की नजर में कंपनी को एक पर्सन माना जाता है। और पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि पर्सन होने चाहिए, फर्म नहीं चलेगी। फर्म कभी भी पार्टनर नहीं बन सकती। फर्म का मतलब है यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। फर्म माने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो सोल प्रोप्राइटर, जैसे गरा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलेगी। और कोई भी पर्सन जो लॉ की नज़र में रिकॉग्नाइज्ड है, वो उसे हम पार्टनरशिप के अंदर ला सकते हैं। क्योंकि कंपनी भी एक ऐसी पर्सन है जो लॉ की नज़र में रिकॉग्नाइज है, तो कंपनी को भी हम पार्टनरशिप के अंदर ला सकते हैं। कंपनी कैन आल्सो बिकम अ पार्टनर। कोई कंपनी और मेंबर अलग हो जाते हैं, कंपनी को एक अलग पर्सन का दर्जा दिया गया है लॉ के अंदर, तो कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। चलिए पढ़ते हैं आगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक। अगेन ए माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म। माइनर को तो बताएंगे नहीं, क्योंकि माइनर इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे कि माइनर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, इनकैपेबल माना जाता है उसे। क्योंकि 18 साल से भी कम की उम्र है उसे, उसकी भारत के अंदर 18 साल से कम की उम्र वाले बंदे को माइनर कहा जाता है। क्योंकि 18 साल से कम की उसकी उम्र है, तो वो माइनर है और माइनर इनकैपेबल ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसीलिए माइनर को पार्टनर भी नहीं बनाया जा सकता फर्म के अंदर। लेकिन एक केस में बनाया जा सकता है, उसे बेनिफिशियल पार्टनर बनाया जा सकता है। देखो समझो, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर। लेकिन अगर सारे के सारे मेंबर सहमति दे दे अपनी, तो उसे बेनिफिशियल इंटरेस्ट में एडमिटेड बेनिफिशियल पार्टनर समझो, बेनिफिशियल इंटरेस्ट में उसे पार्टनर बनाया जा सकता है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट में पार्टनर बनाने का मतलब क्या है, मैं ही बताता हूँ इसका मतलब। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है एम। एम माने माइनर, छोटा बच्चा। ठीक। कब पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है कि माइनर कभी भी पार्टनर तो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर माइनर पार्टनर बन गया तो अगर कल के दिन को बिजनेस को लॉस हुआ, तो वो लॉस माइनर को भी चुकाना पड़ेगा। और माइनर के पास अभी अपने बिजनेस अपना पैसा जनरेट करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर माइनर कोई काम नहीं कर सकता। जो 18 साल से कम की उम्र है, 18 नहीं, वहाँ लोअर लिमिट घटा रखी है, लेकिन आप ये मान के चलो कि माइनर, तो जो माइनर है, माइनर बिजनेस अभी कोई ना अपना कोई बिजनेस कर सकता है, बिजनेस भी नहीं करेगा, और माइनर कोई कहीं जाकर जॉब भी नहीं कर सकता। अगर माइनर को किसी ने जॉब पे रख दिया तो वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आ जाता है, और फिर उसके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है कराने वाले के साथ। इसलिए कहा गया है कि माइनर की अभी कोई इनकम नहीं होती, एक्टिव इनकम। इसीलिए अगर माइनर के पास कोई इनकम ही नहीं है, अगर बिजनेस को लॉस हुआ फिर भी, तो माइनर कहाँ से देगा? इसलिए कहा गया है कि माइनर को पार्टनर तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर बाकी सारे पार्टनर हाँ कह दें यस, तो उसे हम बेनिफिशियल और एड पार्टनर बना सकते हैं। बेनिफिशियल पार्टनर का मतलब क्या है? सिर्फ बेनिफिशियल पार्टनर बन सकता है। बेनिफिशियल क्या मतलब होता है बेनिफिशियल का? समझो, बेनिफिशियल होने का मतलब ये है कि एम को ना तो बिजनेस के डे टू डे में आना है, मतलब जो बिजनेस के डे टू डे काम है, पार्टनरशिप के डे टू डे ऑपरेशन है, उसमें एम को कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक। दूसरा, जो भी इस पार्टनरशिप फर्म को लॉस होगा, अगर लॉस हुआ बाई चांस, तो लॉस में एम का कोई शेयर नहीं होगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म को अगर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में उसका शेयर हो जाता है।
मतलब ओनली शेयर इन प्रॉफिट। अगर किसी का सिर्फ ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो उसे कहेंगे बेनिफिशियल इंटरेस्ट में है। ओनली प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट, कि माइनर को सिर्फ हम मलाई खवा सकते हैं, समझो। प्रॉफिट देना मतलब मलाई खवाना, कि माइनर को हम सिर्फ मलाई खवा सकते हैं, यानी प्रॉफिट के टाइम पे माइनर को कह सकते हैं कि हाँ तुम भी हमारे पार्टनर हो। लॉस के टाइम पे हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, और उससे ये भी नहीं कहेंगे कि आओ हमारे डे टू डे बिजनेस में काम करो, क्योंकि माइनर तो काम कर ही नहीं सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि माइनर को हम सिर्फ बेनिफिशियल पार्टनर बना सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ वो प्रॉफिट में हिस्सेदार रहेगा, ना कि बिजनेस के ऑपरेशन में और उस बिजनेस के लॉस में शेयर नहीं करेगा माइनर। लेकिन ये कब होगा? जब सारे के सारे ऑल मेंबर की कंसेंट मिलेगी। मान लो 3 मेंबर हैं एबीसी, ये बी कह रहा है नहीं मैं तो नहीं बनाना चाह रहा इसमें माइनर को पार्टनर, तो उस केस में अगर ए सी चाहे, ए और सी चाहे, तो ए और सी मिलकर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर तुम माइनर को अपने बिजनेस में ऐसा बेनिफिशियल पार्टनर ऐड करना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको सारे के सारे मेंबर्स की कंसर्न लगती है, ऑल मेंबर्स की, ऑल दी पार्टनर्स, ठीक है ना, ये याद रखना। और लास्ट पढ़ेंगे हम इसमें। इसमें क्या कहा हमसे, देखो तो पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट। पार्टनरशिप एक्ट तो चुप था, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, मिनिमम बताया है कि मिनिमम तो 2 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बताई पार्टनरशिप एक्ट ने अपने अंदर। इसकी लिमिट जो बताई वो कंपनीज एक्ट के एक सेक्शन ने बताई, जिस सेक्शन का नंबर है सेक्शन नंबर 464, 464। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 464 ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होंगे किसी भी पार्टनरशिप फर्म में वो 50 होंगे। एमसीक्यू पॉइंट से अच्छा एमसीक्यू आ जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे किसी भी पार्टनरशिप फर्म में वो होंगे 50। ये किसने बताया? पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया, ये बताया हमारे पास कंपनीज एक्ट ने। कौन सा सेक्शन में? सेक्शन नंबर 464, यानी कि 464। तो पहला है कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन होना चाहिए। आई होप आप समझ गए हो क्या है, कि 2 या 2 से ज्यादा बंदे आके बिजनेस करने चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब डीड होनी चाहिए, डीड मैंने आपको दिखाई भी है। इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, बिटवीन 2 और मोर पर्सन। जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे आते हैं और वे एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ हम ये बिजनेस करना चाहेंगे, ये बिजनेस को हम इतना इतना पैसा डाल लेंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हम इस रेशो में बांटेंगे। अगर हम उसका एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, इस एग्रीमेंट को कहेंगे डीड। अगर आप जाके पढ़ोगे पूरा डीड पढ़ेंगे हम, तो जो इस एग्रीमेंट कहते हैं डीड, तो अगर एक एग्रीमेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी एग्रीमेंट एंटर्ड बाय ऑल दी पार्टनर कंसेंट, तो उसमें सारे के सारे पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए। इस एग्रीमेंट में सारे के सारे पार्टनर्स की साइन भी लगती है। जब एग्रीमेंट बनता है तो उस एग्रीमेंट में सारे के सारे पार्टनर साइन करते हैं कि जो भी एग्रीमेंट में चीजें लिखी हुई हैं उसके लिए हम सहमत हैं। तो एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। द एलिमेंट रिलेटेड टू वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, thus the partnership of this thus the nature of partnership is a voluntary and contractual। वॉलंटरी मतलब खुद से, सहमति से। कोई चीज अगर वॉलंटरी है मतलब सहमति से। देखो जब भी 2 या 2 बंदे अपनी सहमति से आके बिजनेस करते हैं और उसके लिए एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप करा, और जो एग्रीमेंट बनाते हैं उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो 2 या 2 से ज्यादा बंदे आएंगे वॉलंटरी अपनी सहमति से, और कॉन्ट्रेक्चुअल बनाएंगे मतलब लिखित में बनाएंगे, एक डीड बनाएंगे लिखित में कि हाँ देखो हम ये पार्टनर है, हमारी तो इतनी कैपिटल डाल रहे हैं, इतना हमें प्रॉफिट जब भी होगा तो इस शेयर में इस रेशो में बांटेंगे, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी मेन जो ऑफिस है, वो सब चीजें लिख देते हैं, अपना नाम लिख देंगे, बिजनेस का नाम, अपना नाम देंगे, अपना एड्रेस देंगे, पूरी डीड बनती है। एन एग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर अराइज मे बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस होना चाहिए, इम्प्लाइड नहीं चलेगा। मतलब एक्सप्रेस मतलब कि दिखना चाहिए, कि हाँ पार्टनरशिप डीड दिखाई नहीं चाहिए, चाहे दिखानी पड़ेगी कि हाँ, चाहे वो ओरल हो या रिटर्न हो। मान लो मुंह से कह रहा हूँ, समझो मैं हूँ और एक बंदा मेरे पास आके खड़ा हुआ, हम ना मैंने कुछ कहा ना मेरे पास वाले बंदे ने कुछ कहा। मैं बेच रहा था, अब ये मान के चलो, क्या बोलते हैं सब ना, नारियल पानी। मैं नारियल पानी बेच रहा था, मेरे पास नारियल रखे थे, 20 नारियल रखे थे, तो मैं बेच रहा था। मेरे पास एक और बंदा आके खड़ा हो गया, उसने भी नारियल का वो उठाया जिससे नारियल कटता है, और नारियल काट के बेचना स्टार्ट कर दिया बिना कुछ कहे। ना उसने कहा ना मैंने कहा, दोनों साइलेंट। पर 20 के 20 नारियल बेच दिए, 10 उसने बेच दिए, 10 मैंने बेच दिए। अब वो बंदा मुझसे कह रहा है प्रॉफिट दो। मैं कहूँगा कौन हो भाई तुम, कहाँ का प्रॉफिट? वो कह रहा है देखो मैंने बेचे हैं नारियल। तो मैं कहूँगा कौन हो भाई, मैंने ना तो तुमसे कोई रिटर्न एग्रीमेंट करा कि मैं तुम्हें शेयर प्रॉफिट करूंगा, ना मैंने तुमसे कोई ओरल एग्रीमेंट करा,
तुमने आगे खड़े हुए, तुमने नारियल बेचने चालू कर दिए, तो उसमें मेरी क्या गलती? मैंने थोड़ी ना कहा तुमसे बेचने को, तुम्हारा शौक था, तुमने ट्राई करा बेचने का। प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा इस केस में, कोई पार्टनरशिप थी ही नहीं। पार्टनरशिप होने के लिए मेरा और सामने वाले बंदे का सहमत होना जरूरी है कि आने वाले टाइम में हम प्रॉफिट बांटेंगे। अब वो सहमति चाहे ओरल हो या रिटर्न हो, लेकिन एक बात आप समझते हो हमेशा कि लिखे हुए ज्यादा वैल्यूएबल होता है कोर्ट के अंदर, कल के दिन को डिस्प्यूट हो, एज कम्पेयर टू ओरल। ओरल का प्रूफ नहीं हो पाता, लेकिन रिटर्न को एक एज अ प्रूफ हम दे सकते हैं। इसलिए जब भी डीड बनती है मेजोरिटी केस में रिटर्न बनती है। ओरली जब बनेगी जब आपको सामने वाले पे बहुत टेस्ट होगा, ये सामने वाला आपके परिवार का होगा। लेकिन बनानी परिवार वाले के साथ भी रिटर्न ही चाहिए, क्योंकि जब कल के दिन को अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो केस में ओरल नहीं चल पाती। ओरल को प्रूफ करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, चल तो जाएगी लेकिन ओरल को प्रूफ कहाँ से करोगे? ओरल का कोई प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए ओरल के लिए। लेकिन रिटर्न डीड होगी तो वो एक डॉक्यूमेंट है, आप डॉक्यूमेंट सीधा कोर्ट में पेश करोगे, कोर्ट में सीधा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करोगे और कहोगे कि देखो जज साहब ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इस पे इसके भी साइन है, मेरे भी साइन है, हम दोनों सहमत हुए थे, लेकिन अभी अपनी बात से मुंह कर रहा है। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम इजीली प्रूफेबल कर सकते हैं, जबकि ओरल डॉक्यूमेंट को हमें प्रूफ करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए कहते हैं कि रिटर्न डॉक्यूमेंट कर लीजिए। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है चाहे ओरल हो या रिटर्न हो, एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल रिटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप एक्ट ने ये कहा है जो आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, चाहे आप ओरल बनाओ या रिटर्न बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। या कहूँ तो आप वो डीड बना चुके हो, आप एग्री कर चुके हो दोनों कि हम आने वाले टाइम में प्रॉफिट करेंगे। मेरा जो केस था जहाँ मैं 50 नारियल पानी में, वो 50 ग्राम सॉरी 20 नारियल पानी रखे थे, 10 मेरे थे सारे, 10 में मतलब कुछ मैं बेच रहा था। एक बंदा और आया मेरे पास खड़ा हो गया, वही बेचना चालू कर दिया, ना उसने मुझसे कुछ कहा ना मैंने उससे कुछ कहा। 20 के 20 बिक गए, 10 मैंने दिए, 10 उसने दिए कस्टमर को। अब वो कह रहा है कि मेरे 10 नारियल पानी जो मैंने बेचे उसका मेरे हिस्सा दो। मैं कहूँगा कौन हो भाई आप, हिस्सा तो छोड़ो, आप हो कौन? एक जगह बताओ जहां मैंने आपसे रिटर्न कहा हो या ओरली कहा हो कि मैं आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट दूंगा। आप कर रहे हो करो, आपको शौक है। और मैं तो कह रहा हूँ कि कि आने वाले उस टाइम में हो सकता है आप भी अपना कोई ठेला लगाओ नारियल पानी का, इसलिए आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैंने तो ये सोचा। तो मैं तो उससे ये कहूंगा, तो इस केस में उसके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा मेरे से प्रॉफिट अपने हिस्से का लेने का, क्योंकि उसने एग्रीमेंट नहीं करा। लेकिन अगर वो मेरे से एग्रीमेंट करता है कि सर देखो कुछ पैसा आप मुझसे ले लो एज अ कैपिटल के तौर पर, लेकिन ये जो 10 नारियल रखे हैं इन्हें मैं बेचूंगा और जो इन पे प्रॉफिट आएगा वो भी मैं ही रखूंगा, तो उस केस में हम, हाँ क्योंकि एग्रीमेंट था, दो बंदे थे और पर्पस बिजनेस था, नारियल पानी बेचना बिजनेस के अंदर आता है, उस केस में उसमें पार्टनरशिप बन जाती कि 10 नारियल के लिए मैं, 10 के लिए वो, प्रॉफिट जो कमाएंगे वो रेशियो बराबर बटेगा, तो उस केस में पार्टनरशिप बन जाती। क्योंकि जो पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट होना चाहिए, हम एग्रीमेंट भी कर लेते क्या, और उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट भी करते और बिजनेस भी था, क्योंकि नारियल पानी बेचना भी एक बिजनेस है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो। लेकिन अगर रिटर्न होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको प्रूव करने में दिक्कत नहीं आएगी एज अ टाइम जब डिस्प्यूट हो सकती है कल को। लेकिन अगर आप ओरल कर रहे हो तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो ओरल करो तो उसकी ऑडियो और वीडियोग्राफी कर लेना, वो थोड़ा बेनिफिशियल रहता है। बिजनेस, तीसरा पर्पस था बिजनेस, कि बिना बिजनेस के तो दो एलिमेंट कोई सा भी देखो, अगर दो या दो से ज्यादा बंदे नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है, उसके बाद एग्रीमेंट नहीं है तो भी पार्टनरशिप नहीं है, तीसरा बिजनेस नहीं है तो भी पार्टनरशिप, चौथा शेयर प्रॉफिट नहीं है तो भी। एक भी एलिमेंट अगर आपने कम करा तो आप पार्टनरशिप में ही रहोगे, ये ध्यान रखना। बिजनेस, इट मस्ट बी एग्जिस्टिंग अ बिजनेस, एक बिजनेस होना चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ टर्म बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन बिजनेस के अंदर आ जाता है। ट्रेड माने सामान बनाना बेचना खरीदना, वो आता है ट्रेड के अंदर, ठीक। ऑक्यूपेशन माने प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, इन्हें कहते हैं ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन माने सीए सीएस सीएमए बीटेक इंजीनियर वगैरह, ये सब होते हैं प्रोफेशन। क्या दो से चाह में तो मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि सीए है तो उन्होंने एलएलपी एक्ट पढ़ा है, एलएलपी एक्ट इससे बेटर है, इसलिए वो पार्टनरशिप ना बना के एलएलपी बनाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों। लेकिन हाँ पार्टनरशिप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो बंदे मिलकर बना सकते हैं, चाहे भी ट्रेडर हो चाहे भी ऑक्यूपेट, दो प्लम्बर हैं आपस में मिलकर बना सकते चाहे बना सकते हैं, या फिर दो सीए हैं, सीएस है, सीएम है, बीटेक है, कुछ भी है, दो लॉयर हैं, हाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वे बनाएंगे या नहीं वो तो उनकी समझ के ऊपर बात है, ये क्यों बनाएंगे, वो तो एलएलपी बनाएंगे, जब एलएलपी में इससे बेटर वर्जन है तो एलएलपी बनाएंगे, लेकिन हाँ इसे भी बना सकते हैं। दूसरी बात, एक और बात बताओ, मान लो मैं हूं, मैं नहीं हूं,
मानो ए है, बी है, सी है, समझो मैं नहीं हूँ, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल में तो मैं खुद को कभी नहीं लूंगा जैसे मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ। मान लो एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, ठीक। तो एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। ए बी से कहता है कि यार बहुत हो गया, अब भाई बनेंगे रिच, अब हम बनेंगे मालदार आदमी, अमीर बनेंगे, वो भी शॉर्टकट से। दोनों भाई मिलकर सूखने वाली चीज उगाएंगे और उसकी सप्लाई करेंगे। समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ जाइए। तो ऐसी चीज हम बनाएंगे जो कि इलीगल है, लीगल तो नहीं है वो चीजें, लीगल तो होती नहीं, लेकिन उस चीजों को उगाएंगे भी, बेचेंगे भी, हम पार्टनरशिप में बनाएंगे। तो उनकी पार्टनरशिप है, दो बंदे हैं, हाँ। प्रॉफिट जो आएगा, जो सामान को बेच के आएगा पैसा, उसे फिर बांटेंगे, हाँ। एग्रीमेंट करा है आपस में, कर लिया। लेकिन जो बिजनेस का पर्पस है, बिजनेस भी है, हाँ बिजनेस भी है, लेकिन जो पर्पस है वो है अनलॉफुल, अनलॉफुल, इलीगल पर्पस है। क्योंकि जो चीजें इलीगल है, जो चीजें बैन है, अनलॉफुल है, उन चीजों को बनाना और बेचना भी बैन है। तो ऐसी चीज बनाना चाह रहे हैं भाई अपने एयर भी, इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल ले लिया था क्योंकि काम गलत है। तो एयर भी दो बंदे हैं, दो पार्टनर हैं, जिन्होंने एग्रीमेंट भी करा, जिन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग की बात भी करी, जो दो बंदे भी हो चुके हैं, जो बिजनेस भी कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस ऐसी चीज के कर रहे हैं जो जो इलीगल है, इलीगल चीज की वो करते से अपना सिमगल इलीगल चीज की सेल्स एंड परचेस करना चाह रहे हैं, समझ जाइए। उसे उगाएंगे पहले, फिर उसे पैकेज करेंगे, पैकिंग करेंगे और बेचेंगे। ऐसा करना चाह रहे हैं ये दो बंदे, ए और बी। तो क्या इस केस में पार्टनरशिप वैलिड रहेगी? नहीं। ऑल तो बिजनेस है, लेकिन पर्पस तो देखो ना। तो जो बिजनेस लॉफुल पर्पस के लिए नहीं होती, वो भी पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ पाती। ये इसके अंदर नहीं लिखा होगा, तो लेकिन मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आगे बताए इस चीज, अभी ना बताए। लेकिन हाँ आप ये समझिए यार, ऐसा कहेंगे तो ऐसा तो हर कोई पार्टनरशिप कहेगा, कल को कहेगा कि हाँ, कल को कहेंगे यार भी यार मुझे किडनैपिंग का बिजनेस करना है, लोगों को उठाए करेंगे, सुपारी ले करेंगे, सुपारी से जो पैसा आए करेगा आपस में बांटे करेंगे। तो देखो यहाँ एग्रीमेंट भी है, दो से ज्यादा बंदे भी हैं, और फ्यूचर में जो प्रॉफिट आएगा सुपारी की से, जो मतलब हम फिरौती लेंगे उसका प्रॉफिट आएगा, वो हमसे बांटेंगे भी। तो चलो अपनी एक पार्टनरशिप बनाते हैं। तो क्या पार्टनरशिप वैलिड होगी? नहीं, क्योंकि पर्पस तो देखो। तो बिजनेस का पर्पस भी देख लेना एक बार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस। सेकेंडली, द मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू एक्वायर अ गेन। बिजनेस का पर्पस प्रॉफिट कमाना हो, लॉस कमाना ना हो। कोई ऐसा बिजनेस है जो उसमें पता है कि प्रॉफिट होता ही नहीं, हमेशा लॉस होता है, तो उसमें पार्टनरशिप में जाना बेकार है। एक्वायर गेन करने का पर्पस होना चाहिए। देयर फॉर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी अ बिजनेस एंड शेयर अ प्रॉफिट और देयर टू। जहाँ पे बिजनेस का पर्पस ना हो और प्रॉफिट शेयरिंग का पर्पस ना हो, उस केस में पार्टनरशिप नहीं बनेगी। और बिजनेस भी कैसा, मैं आपको बता चुका, लीगल ही होना चाहिए। लीगल बिजनेस कोई पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। अगला, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट का एग्रीमेंट होना चाहिए। देखिए पढ़िए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। देयर कैन नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन पर्सन पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल्ड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई एक ही पार्टनर एंटाइटल है पूरे के पूरे बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, तो वो बन जाएगा जेठालाल, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा वो, ना कि पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो अगर एक ही बंदा सारा प्रॉफिट अपने घर ले जा रहा है तो बन जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप, उसे पार्टनरशिप नहीं कह पाएंगे फिर हम। इसलिए कह रहे हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, एक से ज्यादा बंदे होंगे जिसमें से कम दो बंदों को प्रॉफिट में अधिकार मिलना चाहिए। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट इन अ मैनर दे चॉइस। किसी भी रेशियो में, 2:3, 3:5, 4:6, किसी भी रेशियो, किसी भी रेशियो में कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है, अगर उन्होंने अपने डीड में कोई रेशियो नहीं लिखा तो फिर इक्वल रेशियो। आप अपने अकाउंट के अंदर पढ़ते हैं, जब अकाउंट में पार्टनरशिप की एंट्री करते हैं, वहां आप देखना, जब भी कोई रेशियो मेंशन नहीं होगा ना क्वेश्चन में, तो आपको इक्वल रेशियो लेना पड़ता है। फाउंडेशन के अकाउंट में जब आप पढ़ते हो, पार्टनरशिप एक्ट में, एडमिशन ऑफ पार्टनर वगैरह में पढ़ते हो, रेशियो पढ़ते हो, तो अगर वहां पे कोई रेशियो नहीं है, कोई पीएसआर नहीं है, तो पीएसआर के अपसाइड के केस में रेशियो बन जाता है इक्वल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है प्रॉफिट को। बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉस इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट। शेयर लॉस होना जरूरी नहीं है, शेयर प्रॉफिट होना जरूरी है। मैं इसका एग्जांपल दे चुका, तीन बंदे थे, ए बी सी। सी कह रहा था देखो, तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए अभी दूंगा, तुरंत के तुरंत दूंगा। ये एरो इधर से ना इधर पहुंचा देते हैं, एक सेकंड। सी कहता है आई विल पे यू 50 लाख रुपीज इंस्टेंटली, बट आई विल नॉट बोर्न एनी लॉस अकर इन दी पार्टनरशिप फर्म। कि मैं अभी के अभी आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर आपकी फर्म में कोई लॉस होगा तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन हाँ प्रॉफिट होगा तो आज
एक हिस्सा मुझे ही पहुंचा देना, तीनों में 3 हिस्से में करना उसके, और तीसरा हिस्सा मुझे दे देना। However, in the event of loss, unless agreed, otherwise there must be one in profit sharing ratio। कि अगर लॉस हुआ, 3 पार्टनर है ए बी सी, तो तीनों को अपने PSR में बांटना पड़ेगा लॉस भी। लेकिन अगर किसी बंदे ने मना कर दिया कि मैं लॉस नहीं बांटूंगा एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो फिर जो बनेगा वो बचे हुए 2 पार्टनर का रेशियो रहेगा, बचे हुए 2 पार्टनर का एग्री रेशियो रहेगा, तीसरे पार्टनर का उसमें कोई हिस्सा नहीं आएगा। ठीक, ये कह रहा है। एग्जाम्पल, co-owners who share amongst themselves the rent delivered from the piece of land are not a partnership। मान लो एक जमीन का टुकड़ा पड़ा है, ठीक, तो जमीन का टुकड़ा पड़ा है जिसके हिस्सेदारी 2 बंदों की है। सॉरी सॉरी, एक जमीन का टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड है, जिसका आधा हिस्सा ए के पास है, आधा हिस्सा बी के पास है। वो लैंड उन्होंने रेंट पर डाल दी। अब जो उस रेंट से लैंड, उस क्या बोलते हैं अपना लैंड से रेंट आएगा, वो लैंड, वो रेंट वे लोग अपने पास PSR में बांट, जो भी उनका PSR रेशियो है। ठीक, तो क्या हम इसे कहेंगे ये बिजनेस है? नहीं। लेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज नॉट अमाउंट टू बिजनेस, उसे बिजनेस नहीं कहा जाता। क्यों? क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वहां पे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। बिजनेस वो एसेट पड़ी है, आप उसे बेच के कर रहे हो, बेच नहीं, आप उसे किराए पे दे रहे हो, उससे कोई वैल्यू एडिशन तो हो नहीं रहा। जब आप कोई गुड बनाते हो या कोई कुछ सर्विस देते हो तो उससे इकोनॉमी को फायदा होता है। लेकिन एक लैंड पड़ी है, उसको आप रेंट पे दे रहे हो, तो उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, वहां पे बिजनेस पर्पज नहीं है। लैंडिंग इज नॉट अ बिजनेस, इसलिए कह रहा है यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पे एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप 2 बंदे भी हैं, प्रॉफिट भी है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस पर्पस वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही, इसलिए इसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। एक्स एंड बाय सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन which they are agreed to sell at a joint account and share a profit equally, this circumstance X and Y become a partnership in case of cotton business। लेकिन मान लो एक्स एंड वाई कॉटन की बिजनेस कर रहे हैं, जैसे वो कह रहा है कि हम जब बेचेगा तो प्रॉफिट आपस में देंगे, तो देखो बिजनेस भी है, सेल्स का पर्पस भी है, और प्रॉफिट शेयरिंग भी है, और 2 बंदे भी हैं, और एग्रीमेंट भी होगा ही, तो हम कहेंगे पार्टनरशिप है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है इसका, इसके बाद हम यहाँ से अपना कल से कर लेंगे। केडी कामनाथ तक हम आज करेंगे, केडी कामनाथ से आगे काम कल को करेंगे, क्योंकि हमें भगाना नहीं है, डिटेल में पढ़ना है। समझो, अगला है, लास्ट है ये एलिमेंट जो था एसेंशियल, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। ऑल दो मैं इसको समझा चुका, फिर भी एक बार समझ लो। मानो 3, मैं इसके एग्जांपल दे चुका ना, ये रहा इसका एग्जांपल, एक सेकंड, किधर गया हमारा IIM वाला, ये वाला। मानो तीन पार्टनर ए है, बी है और सी है। बी और सी कहते हैं ए से कि ए भाई, आप क्योंकि IIM से क्वालिफाई हो, आप एक एक्सपर्ट हो जो मैनेज कर सकता है बिजनेस को, इसलिए बिजनेस की डे टू डे लाइफ में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम बैकग्राउंड में बैठे हुए सॉफ्टवेयर बनाते रहेंगे। डे टू डे लाइफ में जो बिजनेस के ऑपरेशन है, जो भी चीजें हैं, वो सब आपको ही मैनेज करनी पड़ेंगी, ए को ही मैनेज करनी पड़ेंगी। तो कैसा कर सकता है? हाँ, क्योंकि लॉ के अंदर कहा है कि चाहे तो सारे के सारे पार्टनर बिजनेस करें, चाहे एक ही सबके बिहाफ में करे। सबके बिहाफ में कहा गया, करने का मतलब है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि जो एक बंदा कर रहा है वो सबके लिए कर रहा है। उस केस में क्या बिजनेस वैलिड है? हाँ। द बिजनेस मस्ट बी कैरी ऑन बाय ऑल पार्टनर, चाहे तो तीनों पार्टनर ए बी सी तीनों करते हैं, या फिर बाय एनी वन और मोर ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर ए ही बी के और सी के बिहाफ में भी ए ही बिजनेस कर सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल मतलब सहायता का, मतलब सपोर्टिव प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। इसे पूछ लेता है, इस नाम से पूछता है। कार्डिनल प्रिंसिपल को क्या है पार्टनरशिप लॉ का, तो वो है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, तो आपको ये 5th पॉइंट जो है ये पूरे का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक, इन अदर वर्ड देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब दोनों समय म्यूचुअली होता है एग्री, कि भाई ये चीज तू करेगा, ये चीज मैं करेंगे, दोनों भाई मिल मिल के बिजनेस चलाएंगे। जब भाई भाई वाला रिलेशन होता है उसे कहते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट, भाई भाई वाला रिलेशन। उस केस में एक पर्सन के पास भी कह सकते हैं जो सारे बिजनेस के ऑपरेशन है तुम संभाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो बिंदास।
An act one person is course of business of the firm in the fact an act of all partners। लेकिन समझो, क्योंकि एक बंदे को कहा है, समझो इसे कहा है, ए को कहा है बी सी ने कि तुम बिजनेस चलाओ, तो जो भी एक कांड, जो भी ये काम करेगा, जो भी चीज ये करेगा वो बी, उसके लिए बी और सी भी लाइबल होंगे। समझो, जो ये करेगा वो खुद के बिहाफ पे तो कर रहा है, लेकिन साथ में बी और सी के बिहाफ पे भी कर रहा है, ठीक। अब मानो ए ने कोई डिफॉल्ट करा, ए ने कोई गलती करी, तो जो उस गलती को भुगतेगी कौन? सिर्फ ए नहीं भुगतेगा, पूरी की पूरी फर्म भुगतेगी। फर्म के अंदर बी और सी भी आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा, जब पार्टनर एक साथ सारे पार्टनर को गिनते हैं तो उसे कहते हैं फर्म। तो फर्म के अंदर बी और सी भी आ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर मान लो ए ने कोई डिफॉल्ट करा या ए ने कोई गलती करी, तो उस गलती का हर्जाना बी और सी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर एक बंदे ने भी कोई गलती करी है, तो उसकी सजा भी दो बचे हुए दो बंदों को ही भुगतनी पड़ती है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पर्सन। जो बंदा बिजनेस को चला रहा है, जैसे ए प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है बी और सी का। प्रिंसिपल माने जो ए खुद भी एक्ट कर रहा है और बी और सी के बिहाफ में भी कर रहा है। एजेंट मतलब एनी वन ऑफ वन पर्सन, एनी पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड एजेंट, हमें पता है। तो क्योंकि ये बी और सी के बिहाफ में भी कर रहा है, प्रिंसिपल है क्योंकि खुद के बिहाफ में कर रहा है, एजेंट है क्योंकि बी और सी के बिहाफ में कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो बंदा बिजनेस चला रहा है वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि वो खुद के बिहाफ में काम कर रहा है, और एजेंट इसलिए है क्योंकि बी और सी के बिहाफ में वही काम कर रहा है, इसलिए बन गया वो एजेंट। इसलिए कह रहे हैं कि जब भी कोई बंदा बिजनेस चलाता है तो वो वो खुद का प्रिंसिपल भी होता है और बाकी बंदों का एजेंट भी होता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। ही इज एन एजेंट एज सो फार एज ही कैन बाइंड दी अदर पार्टनर। एजेंट है इसीलिए क्योंकि एजेंट जब आप पढ़ते हो ना, एजेंट, एजेंसी का देखो सिंपल प्रिंसिपल ये है एजेंट का। एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है, ठीक। जब आप आर्टिकलशिप इंटर क्लियर करके अपना आर्टिकलशिप में जाओगे, तो ऐसा आर्टिकल आप एजेंट होते हो अपने प्रिंसिपल के, जो जिसकी बिजनेस, जिसकी आप प्रैक्टिस, जिसके यहाँ जाके प्रैक्टिस करते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। जैसे ही आपका इंटर क्वालिफाई होगा, आप जाओगे उसके यहाँ आर्टिकलशिप करोगे, जिस बंदे के यहाँ, जिस सीए के पास आप आर्टिकलशिप करोगे वो आपका कहेगा प्रिंसिपल, उसे आप प्रिंसिपल ही कहोगे, और आप रहोगे उसके एजेंट। तो आप मान लो ऑडिट करने गए, आप समझो ये है एक सीए, एक सेकंड रुको, समझ जाओगे आप इससे एजेंसी क्या मतलब होता है, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो एक सीए है, सेकेंड, ये हमारे पास एक सी एस सी, अरे भाई चल जा, ये चलेगा, इससे चलेगा। सी ए है आर, सी ए आर है, ठीक है ना, ये कहा नहीं है, ये सी ए है जो कि है मिस्टर आर, ठीक। इनके पास गया कालू, अपना कालू गया इनके पास, तो कालू गया इनके पास, कालू कहा कि सर मुझे आर्टिकल बनाओ, सी आर ने आर्टिकल बना दिया। कालू गया एक जगह ऑडिट करने, काल हो गया एक जगह ऑडिट करने, मतलब खाते चेक करने, समझो ऑडिट का मतलब अब ये सब, ऑल दो ऑडिट तो इंटर का पार्ट है, लेकिन आप समझो काल हो गया, कालू चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट जो भी खाते बनाए हैं, जो भी अकाउंट्स बनाए हैं, अकाउंट्स प्रॉपर है नहीं है। कालू चेक कर रहा था, कालू चेक करता गया, टिक लगाता गया। कालू ने एक अमाउंट छोड़ दिया जो था 50 करोड़ का, 50 करोड़ का अमाउंट गलती से कालू से छूट गया, ठीक। जब ऑडिट हो गया, सब चीज हो गई, सब खत्म हो गया, अगले साल जब आया तो कंपनी ने 50 करोड़, 50 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया, उसी ट्रांजैक्शन वगैरह जो कालू ने छोड़ दी थी। तो क्या इस केस में जब भी जो भी पनिशमेंट होगा वो कालू को मिलेगा? नहीं। इस केस में ये माना जाएगा कि कालू सिर्फ एजेंट था सी ए आर का, तो जो भी गलती हुई वो कालू ने ना करी, नहीं करी, वो करी है सी ए आर ने। तो जो गलती के कंसिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे वो कालू को नहीं, सी ए आर को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए कह रहे हैं इसी तरीके से मान लो कि जो मान लो ये गलती करेगा तो ए तो जाएगा ही जो भी करेगा, लेकिन ए के बिहाफ में ये बी और सी, क्योंकि एजेंट था ये, तो बी और सी भी उसके के साथ भुगतेंगे। लेकिन ए यहाँ पे खुद भी क्यों भुगत रहा है? क्योंकि वो खुद का भी प्रिंसिपल है। अगर वो खुद का प्रिंसिपल नहीं होता तो सिर्फ अदर पार्टनर भुगतते, लेकिन वो खुद का भी प्रिंसिपल है। अब यहाँ देखो, इस केस में कालू खुद का प्रिंसिपल है नहीं, कालू तो सिर्फ एजेंट है, प्रिंसिपल नहीं है ना खुद का। लेकिन जो पार्टनर होता है वो पार्टनर खुद का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है, और औरों का भी एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। तो क्योंकि वो खुद का भी प्रिंसिपल होता है पार्टनर, इसलिए जो भी गड़बड़ होती है वो खुद भी जिम्मेदार बन जाता है। अगर हम उसमें से ये वाली लाइन काट दें, एक सेकेंड, कि वो खुद का प्रिंसिपल नहीं है, अगर ये वाली लाइन कट जाए, ये हिस्सा काट दिया जाए, ये वाला,
ये हिस्सा काट दिया जाए कि वो खुद का प्रिंसिपल ना हो, सिर्फ औरों का एजेंट हो, तो अगर हम इस लाइन को काट दें तो और अब ए ने कोई गड़बड़ करी है तो उस केस में अब ए बच जाएगा, सिर्फ बी और सी जिम्मेदार होंगे। लेकिन लॉ के अंदर इतनी लाइन नहीं है, लॉ के अंदर पूरी लाइन दी गई है। लॉ के अंदर ये वाला पार्ट भी दिया गया है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये वाला पार्ट भी है। ये पार्ट उस खुद बंदे को, मिस्टर ए को भी खुद भी लाइबल बना देता है। ठीक है नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अदर को भी बाउंड कर देता है जो एक्ट करता है, यानी कि ये जो करेगा वो बी और सी के बिहाफ में कर रहा है, इसलिए ए की करी हुई गड़बड़ी को भी, या ए कोई गलती भी करता है तो उसके लिए बी और सी भी जिम्मेदार रहेंगे। ए खुद भी रहेगा क्योंकि वो खुद का भी प्रिंसिपल है, लेकिन वो बी और सी का एजेंट भी है, इसलिए वो बी और सी के भी बिहाफ में जिम्मेदार रहेगा। It may be noted that true test of principle is a mutual agency rather than sharing of profit. कि म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो होगा ही होगा। इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट देयर इज अ नो पार्टनरशिप। इन्होंने क्या कहा देखो, अब तक हमने पढ़ी बड़ी चीजें, ये कह रहे हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट तो सेकेंडरी है, ऑल तो जरूरी है, मान एक चीज जरूरी है लेकिन सेकेंडरी सेकेंडरी है, मतलब समझो शेयर ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, मैं मान गया, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज क्या है कि म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी मतलब ये कि कोई एक बंदा एक्ट करेगा तो दूसरे को बाइंड होना चाहिए, तभी उसे कहेंगे पार्टनरशिप। अगर किसी पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा, ये कहना चाह रहा है। ये जो फिफ्थ पार्ट है ये म्यूचुअल एजेंसी का पार्ट है कि म्यूचुअल एजेंसी प्राइमरी चीज है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नेसेसरी है लेकिन वो सेकेंडरी है। अगर किसी बिजनेस में शेयर ऑफ प्रॉफिट है, पार्टनरशिप में पार्टनर आए हैं, लेकिन उनमें म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं, सॉरी म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उस केस में उनको पार्टनरशिप के अंदर नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल, एबीसी आर ए पार्टनर इन एबीसी एसोसिएट, सॉरी एबीसी जो है 3 पार्टनर है एबीसी एसोसिएट के। इफ ए मेड सर्टेन परचेज फॉर अ पर्पज ऑफ बिजनेस, अगर ये कोई परचेज करता है बिजनेस करने के लिए फ्रॉम मिस्टर के, तो मिस्टर के पास अधिकार आ जाता है कि वो तीनों में से किसी से भी पैसे मांग सकता है। समझो 3 पार्टनर थे ए बी और सी। एक ए ने बी और सी ने कहा था भाई तुम बिजनेस संभाल लेना, डे टू डे ऑपरेशन तुम देखना। तो ए गया था संभाल लेने, ए गया रॉ मेटेरियल लेने किसके पास, मिस्टर के पास। अब ए क्या कह रहा है, अब कह रहा है मैं पैसे नहीं दे रहा, तो मिस्टर के पास अधिकार है कि वो बी और सी से अपने पैसे रिकवर कर सके, क्योंकि पार्टनरशिप में होती है म्यूचुअल एजेंसी, और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि एक बंदा जो काम करेगा, एक बंदा जो कांड करेगा, उसके जिम्मेदार दूसरे बंदे भी रहेंगे। क्योंकि ए ने ये करा कि बिजनेस किसी भी पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए वो लेकर आया क्या बोलते रॉ मटेरियल, वो पार्टनरशिप में लगा रॉ मटेरियल, उस केस में बी और सी भी जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन ए अगर रॉ मटेरियल लाता और अपने पर्सनल पर्पस के लिए लाता, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं लाता, उस केस में बी और सी जिम्मेदार नहीं रहते। अपने घर के लिए फ्रिज ले जा रहा है और फ्रिज का पेमेंट नहीं देता, उसके घर के फ्रिज के पैसे थोड़ी ना देगी पार्टनरशिप फर्म। लेकिन वो फ्रिज बिजनेस के अंदर आई, पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी वो फ्रिज आई, ये एसी मान लो एसी आई, उस केस में वो जिम्मेदार रहेगी, अदर पार्टनर भी जिम्मेदार रहेंगे। एक केस हुआ था केडी कामनाथन कंपनी, क्या था समझो, 6 पार्टनर थे, 6 पार्टनर थे किसी फर्म के, मान लो 6 पार्टनर थे, 6 पार्टनर थे एक फर्म के, ठीक है ना। ये एजेंसी वाले कॉन्सेप्ट पे केस है। इस केस के बाद हम आज का अपना लेक्चर फिनिश कर देंगे और कल के केस से कल से करेंगे आगे की, कल से करेंगे हम ट्रू टेस्ट। तो 6 पार्टनर थे, 5 पार्टनर थे अलग और एक था केडी, 5 प्लस केडी, 5 पार्टनर थे और साथ में केडी था, 5 प्लस केडी, टोटल 6 पार्टनर है, ठीक है ना। जो बचे हुए 5 पार्टनर थे वे ये कह रहे थे कि देखो सेकंड रुक जाओ यार, छोड़ो, 6 ऐसे समझ लो, 6 पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, 6 पार्टनर थे जिनमें से एक पार्टनर केडी भी था। जो बचे हुए 5 पार्टनर थे उन्होंने केडी से कहा था, केडी क्योंकि तुम वेल क्वालिफाइड हो, तुम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, इसलिए जो भी बिजनेस की चीजें सब तुम मैनेज करोगे, तुम ही पैसे लोगे, तुम ही सेल कराओगे, तुम ही परचेस कराओगे, तुम्हारे नाम पे बैंक अकाउंट होगा, सब चीज तुम्हारे ही नाम पे होंगी, हम तो सिर्फ प्रॉफिट के टाइम पे आएंगे, बाकी सब चीज तुम ही करोगे। ऐसा कहा केडी ने, केडी को बाकी 5 पार्टनर ने। केडी ने कह दिया था ठीक है। तो ऐसा करके एक उनकी पार्टनरशिप थी जिसका सारा काम केडी करता था, सब चीज केडी मैनेज करता था। अब क्या हुआ,
एक पार्टनरशिप में एक लिमिट होती है कि जब भी पार्टनरशिप का जो टर्नओवर है, जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं कह रहा सॉरी, जो सेल्स है, जो भी पार्टनरशिप की बिजनेस है, जब उसकी सेल्स एक लिमिट को पार कर देती है तो उस पर लग जाता है इनकम टैक्स, उन पर लग जाता है टैक्सेशन। जब भी पार्टनरशिप की सेल्स है, टर्नओवर है, वो एक लिमिट को पार करती है, उस लिमिट को पार करते ही उन पर लगता है टैक्सेशन। इनकी जो पार्टनरशिप फर्म थी वो उस लिमिट को पार कर चुकी थी, तो इनको इन पे भी लगना था टैक्स। तो केडी गया था टैक्स ऑफिस में। केडी ने कहा सर अब हमारी लिमिट पूरी हो चुकी है, अब आप हमें टैक्सेबल पर्सन में ला दीजिए, मतलब ऐसे बंदे में जोड़ लीजिए हमें जिन बंदों को टैक्स पे करना पड़ता है। केडी खुद से चला गया था, केडी ईमानदार था, केडी खुद से जाके कहने गया था। जो टैक्स ऑफिसर था उसने केडी जो पार्टनरशिप डीड थी, जो डॉक्यूमेंट था, उसको पढ़ा। जो टैक्स ऑफिसर था उसने कहा कि केडी सारे अधिकार तुम्हारे पास ही हैं, तुम ही एसेट खरीदते हो, तुम ही सब चीज करते हो, बाकी पार्टनर तो कुछ कर ही नहीं रहे, जाओ तुमको टैक्स उसमें रजिस्टर नहीं करूंगा। उसने कहा कि ये पार्टनरशिप गलत है, ये फर्म ही बेकार है, इलीगल है, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ये फर्म गलत है, इसलिए मैं तुमको रजिस्टर नहीं करूंगा। ऐसा कहा टैक्स ऑफिसर ने केडी से। केडी ने कहा सर ऐसा क्यों? तो जो टैक्स ऑफिसर था उसका लॉजिक था कि सारा काम तुम ही कर रहे हो, सारी पावर तुम्हारे पास ही है, बाकी पार्टनर्स के पास कोई पावर नहीं है, इसलिए ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ऐसा उसका मानना था। किसका? टैक्स ऑफिसर का। केडी गया कोर्ट। केडी ने कहा साहब इन टैक्स ऑफिसर को समझाइए, ये इन्होंने ये वाला पॉइंट इनको समझाइए, ये एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये वाली चीज आप जज साहब प्लीज इन्हें समझाइए। एक तो मैं इतना ईमानदार हूं कि मेरी लिमिट पूरी हो गई तो मैं टैक्स ऑफिस में खुद जाके कह रहा हूं कि मुझ पर टैक्स लगाना चालू करिए, फिर भी सामने वाले ऑफिसर उल्टा मुझे ही कह रहे हैं कि आपकी पार्टनरशिप भी बेकार है, कुछ समझाइए ना। तो जज साहब कह रहे हैं टैक्स ऑफिसर साहब थोड़ा कभी कभी लो वो पढ़ लिया करो, पार्टनरशिप एक्ट भी खोल लिया करो, उसमें एक पॉइंट है कि कोई बंदा बाकी सब पार्टनर के बिहाफ में भी बिजनेस चला सकता है। वही काम कर रहे हैं मिस्टर केडी। केडी इस टाइम बाकी पार्टनर के बिहाफ में बिजनेस चला रहे हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सारी पावर केडी के पास है तो उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। पार्टनरशिप के लिए कोई एक बंदा भी सारा काम मैनेज कर सकता है। तो जब जज साहब ने समझाया तो जब टैक्स ऑफिसर की बात समझ में आई और टैक्स ऑफिसर ने कहा कि सर ठीक है आप कह रहे हैं कोर्ट इज ऑलवेज राइट, जैसे बॉस इज ऑलवेज राइट, इस तरीके से कोर्ट इज ऑलवेज राइट। जज साहब आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, हम इन्हें रजिस्टर कर रहे हैं टैक्सेशन के अंदर। जज साहब ने कहा केडी साहब आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, आप जैसे व्यक्ति की बात को जरूरत है, आपकी लिमिट पूरी होते के साथ आप खुद चले गए ऑफिस में, वाह सैल्यूट ऑन यू। तो इस तरीके से ये केस था। केस पढ़ लेते हैं हम। तो इस केस में जज साहब ने कहा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि इस केस जो कि केडी वाले केस में था। जो प्रॉफिट था वो सारे के छह पार्टनर शेयर कर रहे थे, सिर्फ केडी को नहीं जा रहा था, वो सारे के सारे पार्टनर्स शेयर को प्रॉफिट कर रहे थे। तो जज साहब ने कहा जज साहब ने उस ऑफिसर को समझाया कि ऑफिसर साहब समझो, सेक्शन 4 के अंदर कहा गया कि शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस है, चाहे एनी वन ऑफ देम एक्टिंग ऑल, चाहे सिंगल बंदा बिजनेस करे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप समझ लीजिए। टैक्स ऑफिसर को कहा जज साहब ने, टैक्स ऑफिसर ने ये बात समझ ली। फिर टैक्स ऑफिसर ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आ जाना आप ऑफिस में, कल आ जाना, अब आपको टैक्स स्टेशन के अंदर डाल देंगे हम। तो ये था पूरा केडी कामनाथ वाला केस कि केडी साहब ईमानदार थे। जैसी टैक्स लिमिट पूरी हुई केडी साहब गए टैक्स ऑफिस के पास, टैक्स ऑफिसर के पास, जस्ट अ मिनट। तो केडी साहब गए टैक्स ऑफिसर के पास, केडी साहब ने टैक्स ऑफिसर से कहा कि मुझे रजिस्टर कर लीजिए टैक्सेशन के अंदर। ऑफिसर ने डीड पर के ये सोचा कि सिर्फ केडी साहब के पास पावर है सारी, केडी साहब को सारी डे टू डे ऑपरेशन करने हैं, इसलिए ये पार्टनरशिप फर्म वैलिड नहीं है। इसलिए ऑफिसर ने कहा कि केडी साहब आप अकेले ही सारी चीजें मैनेज कर रहे हो, आप अकेले ही इंजॉय कर रहे हो सारी पावर, हम आपको वैलिड नहीं मानते। केडी साहब गए कोर्ट में जज साहब ने समझाया कि एक बंदा भी पार्टनरशिप को मैनेज कर सकता है, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस पर्पज से होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो सब चीजें यहाँ है। तो जज साहब की बात मान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उससे रजिस्टर कर लिया। ये था केडी कामनाथ वाला केस, आप पढ़ लेना। इससे आगे काम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इन्हें पढ़ लीजिए, नोट्स को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से अपनी चीजें करते रहिए। और आप प्लीज लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मेरे एंड से अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या कोई चीज चाहिए तो आप मुझे ग्रुप में बता दीजिए। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपनीज एक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑलरेडी हो चुका है। तो जो बंदे कल हमारे नए ग्रुप से जुड़े हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप उन एक्ट को उन प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट से कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय।